बिजनेस स्टडीज़ का एक छोटा सा चैप्टर जो स्टूडेंट्स को लगता तो इजी है, लेकिन कभी कभी याद करने में दिक्कत आती है या फिर वो भूलने लग जाते हैं। तो उसी मोटिव के साथ इस चैप्टर को आपके लिए इजी बनाने के लिए हम लोग ये समरी नोट्स लेके आए हैं, और ट्रस्ट मी मैं आपको एकदम अच्छे से याद भी करवा दूंगा। और सारे के सारे आपके पॉइंट्स इसमें कवर्ड हैं, तो कुछ भी ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि हमारा कुछ स्किप तो नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी के काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर करा के रखे हुए हैं, सो आपके लिए एक अच्छा रिवीजन रहने वाला है। इसका आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एमसीक्यूज में भी देखने को मिलेगा और डिस्क्रिप्टिव में भी देखने को मिलेगा। केस स्टडीज़ भी आ सकती हैं जहाँ पे कि आपको स्टेप्स आइडेंटिफाई करने को बोलेगा, या फिर एक डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर वैसे अगर बात की जाए, चैप्टर इजी है, बस आप मेरे साथ इसको एक बार कवर कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब मैं ये कंट्रोलिंग स्टार्ट कराऊँ उससे पहले मैं आपसे बस थोड़ा एक दो बातें करना चाहूँगा। जैसे कि अभी आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स आए होंगे, राइट। अब जब आपका 12th स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में आपने सोचा होगा नहीं अभी तो अब मेरा 12th है, स्कूल का लास्ट ईयर है, किसी भी तरह करके 90 प्लस लाने हैं, 90 के नीचे तो बात ही नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो लेकिन अभी जब आपके हाफ ईयरली हुए तो हाफ ईयरली में आके आपने क्या देखा, मार्क्स कहीं तो 70-75 में जा रहे हैं, इतने कम क्यों आ रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्क्स थोड़े से कम लगे। तो अब आप क्या करोगे, आप क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे? आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो बेसिकली आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, आप एक बार सोचोगे कि मार्क्स कम कहाँ आ रहे हैं, राइट। तो आपने देखा अकाउंट्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी है, बिजनेस में मैंने सही से याद नहीं किया, इकोनॉमिक्स का मल्टीपल रिवीजन नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स की बात हुई तो मैं बता दूं, आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन माय क्लास 12। तो आपको थियोरी एकदम अच्छे से याद हो जाएगी, आप इकोनॉमिक्स के बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, और बिजनेस में भी हम आपको एकदम अच्छे से याद करा देंगे। बिजनेस में आई ऑल्सो स्कोर्ड अराउंड 94 मार्क्स। 4 मार्क्स का मेरा एक क्वेश्चन स्किप हो गया था एग्जाम में, बेसिकली मैंने पता नहीं क्या माइंड सेट के साथ उसको छोड़ दिया, वरना उसमें भी कुछ मार्क्स आते तो शायद स्कोर और इंक्रीज हो सकता था। बट एनीवेज, तो आप ये क्या करोगे, आइडेंटिफाई करना चाहोगे एक बार कि हाँ कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हुई। उसके बाद आप क्या करते हो, मिस्टेक्स ढूंढ के बस रख दी क्या? नहीं, आप उन पर वर्क भी तो करते हो कि हाँ अब मुझे कहाँ कहाँ अपनी मिस्टेक्स इंप्रूव करनी है, सो दैट मेरे अभी ये स्कोर 70-75 की जगह जो मैंने प्लान किया है 90 तक आ सके। And that is exactly what the controlling chapter is trying to teach you. एग्जैक्ट यही चीज़ होती है जो हम अपना प्लान करते हैं अप्रैल में। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड्स, ये होते हैं हमारे टारगेट्स जो कि हम अपने लिए सेट करते हैं, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स हैं या फिर टारगेट्स हैं। और ये जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस अभी निकल के आया है इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, कि हाँ मेरे रिजल्ट्स क्या आए हैं। फिर आप क्या करते हो, आपने देखा इन दोनों के बीच में कहीं तो डेविएशन आ रहा है, मतलब डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, कि बेसिकली जो सोचा था और जो आया है उसमें अंतर है। तो इसके लिए अब आप क्या कर रहे थे, इसके लिए आप इनके रीजंस फाइंड आउट कर रहे थे कि ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से ही डेविएशन आया। फिर आपने क्या किया, उन वजह पे काम करना शुरू किया, आपने करेक्टिव मेजर्स लिए, आपने काम करना शुरू किया, और इससे क्या हुआ, फ्यूचर में जाके आपके बोर्ड्स में ये जो मिसमैच था ये सही हो जाएगा और आपके परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के बीच मैच हो जाएगा फ्यूचर में। दैट्स ऑल व्हाट देयर इज़ इन द कंट्रोलिंग चैप्टर। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कंट्रोलिंग की डेफिनेशन देखोगे, हमने आपके लिए कीवर्ड्स मार्क करके रखे हुए हैं, तो आप बस इसको कीवर्ड्स को कोशिश करो आप याद रख सको, बाकी की लैंग्वेज तो आप अपने आप बना सकते हो। तो देखो अच्छा, ये दूसरी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। कंट्रोलिंग क्या होता है, बेसिकली कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। अभी देखो हम ऊपर कंपेयर ही तो कर रहे थे, द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ये जो एपी और पीपी लिखा है ना, ये मैं थोड़ी देर में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, हम अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद अवर स्टैंडर्ड्स। जो मैंने स्टैंडर्ड सेट करके रखे थे उसके साथ मैं अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करूंगा। फिर मैं मेजर करूंगा और एनालाइज करूंगा। मैंने मेजर किया कि मेरे परसेंटेज कितने से कम हुए, 15%, और एनालाइज करूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और उसके बाद मैं उन पर करेक्टिव मेजर्स ले लूँगा, करेक्टिव एक्शंस ले लूँगा, सो दैट जो हमने अपने गोल सेट किए हैं 90% की वो अचीव हो जाए। तो अगर सिंपल आपसे कोई पूछे कि ये मतलब होता क्या है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सी मैट। कैसे, सी मैट क्या करना है, कंपेयरिंग, सी से क्या होगा, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, एम से क्या होगा, एम और ए से मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द डेविएशंस, और टी से क्या होगा, टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस सो दैट वी कैन अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स। एज सिंपल एज दैट। सी मैट याद रख लेना, आपको अच्छे से डेफिनेशन याद हो जाएगी। अब कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सर एक बढ़िया सी डेफिनेशन और डिटेल में ला के दे दो, तो हम ये पूरी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो, इसका बस थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा, CMA हो गया, इसमें R भी इंक्लूड हो जाता है फिर, क्योंकि इसमें रीजंस भी आप फाइंड कर रहे हो, तो एक यही लाइन ऐड होती है
और टी तो फिर वही है। बेसिकली क्या, हम अपने परफॉर्मेंस को वापस से मेरे साथ साथ बोलना, अब एक बार हम कर देते ना तो आप जितनी बार बोलोगे आपको उतने अच्छे से ही याद होगा। सो बेसिकली कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, कंपेयर करेंगे किसको, परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, डेविएशंस को मेजर और एनालाइज करेंगे। उसके बाद जो डेविएशन जिस रीजंस की वजह से आए हैं, जिन वजह से आए हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, फाइंडिंग द रीजंस फॉर सच डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन सो टू स्टॉप दोज रीजंस एंड सो दैट देयर इज अ मैच बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड्स इन द फ्यूचर। सिंपल, आप कोई भी डेफिनेशन याद रख सकते हो, दोनों चलेगा। ये कहानी अभी हम जल्दी बताएंगे। आप इन लोगों को तो पहचान गए होंगे, ये है मिस्टर जय और ये है मिस्टर वीरू। आई एम रियली सॉरी अगर मैं ये ऑपोजिट बता रहा हूँ, मैंने शोले नहीं देखी है, आप प्लीज़ इस पॉइंट पे जज मत करना मुझे। तो रियली सॉरी, बस मुझे इतना पता है ये जय वीरू है। ओके, अगर ये गलत होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा। ओके, तो चलिए, अब कंट्रोलिंग में आपके ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है, 5-6 ही हैं और बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं। नेचर और फीचर्स, कभी भी आपसे पूछ सकते हैं, कंट्रोलिंग का एक लाइन दे दिया और पूछ लेगा नेचर या फीचर्स बता दो। नेचर, आपको कंट्रोलिंग बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं, हम इतना सब काम कर क्यों रहे हैं, आप खुद सोचो ना, मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये मैं कंट्रोलिंग क्यों कर रहा हूँ, ताकि जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था, जो मैंने गोल सेट किया था, मैं वो अचीव कर सकूँ। तो रटना तो कुछ है ही नहीं, एज सिंपल एज दैट कि आपको पता है आप क्यों कंट्रोलिंग कर रहे हो, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। तो बेसिकली जो कंट्रोलिंग होता है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। जस्ट 1 मिनट में एक बार चेक कर लूँ कि चीज़ें सही से काम कर रही है या नहीं। आई होप ये माइक वर्क कर रहा होगा सही से। ओके, इसमें सिस्टम में तो ये इसको सही दिखा रहा है। ओके, कूल। तो हम इसमें बेसिकली क्या देखेंगे कि ये जो कंट्रोलिंग होता है ये आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। क्यों, इसमें आप ये देखते हो कि जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, एज पर द प्लान्स परफॉर्म हो। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो आपकी इस तरीके से हो कि आप 90+ ला पा रहे हो, और इस तरीके से आपके रिसोर्सेज का एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ होता है। बेसिकली आपके केस में आपका टाइम का, कि आप टाइम से अच्छे से पढ़ाई कर लो। परवेसिव होता है कंट्रोलिंग परवेसिव क्यों होता है, यार ध्यान रखना, मतलब ये मेरे फैकल्टी मुझे याद कराते थे ऐसे, जब हम सीए इंटर में थे, तो बेसिकली उन्होंने मुझे बताया था परवेसिव का मतलब होता है यत्र तत्र सर्वत्र, जो बेसिकली हर जगह अप्लाई होता है। सो बेसिकली कंट्रोलिंग कैसे हर जगह अप्लाई हो रहा है, यानी देखो आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में, टॉप लेवल पे आपका सीईओ आ रहा है, मिडिल लेवल पे आपका मान लो मैनेजर आ रहे हैं कोई, और लोअर लेवल पे आपका मान लो एक सुपरवाइजर आ रहे हैं। तो बेसिकली इन तीनों को कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि देखो सीईओ को बेसिकली दिखना रहेगा कि उनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो जैसे हम लोगों ने प्लान करी है, उनको वो अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव कर पा रहा है या नहीं। जो मैनेजर होगा वो अपने डिपार्टमेंट्स को देखता होगा कि हाँ हमने डिपार्टमेंट के लिए प्लान सेट किए थे फॉर द 1 मंथ और ये अचीव हुए हैं या फिर नहीं हुए। और सुपरवाइजर जो कि ऑपरेशनल लेवल पे होते हैं जनरली, वो ये देखते हैं डे टू डे बेसिस पे कि जो हमने टारगेट्स रखे हैं मॉर्निंग में, वो ये जो हमारी टीम है वो अचीव कर पा रही है या नहीं। तो एसेंशियल फॉर ऑल मैनेजर्स अक्रॉस ऑल लेवल्स, राइट, टू कीप अ कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ इन देयर एरियाज। और ये बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए ज़रूरी है। आप देखो, आपने बहुत सारे एनजीओ देखे होंगे, तो क्या एनजीओ क्या कंट्रोलिंग नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एनजीओ के पास तो सोचो कितनी सारी रिसीट्स आती हैं। जैसे बहुत सारे जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं उनके पास कितनी सारी रिसीट्स आती होंगी, उनको मैनेज करना होता होगा ना। उन्हें ये भी तो देखना पड़ता होगा कि जो रिसीट्स जिस पर्पज़ के लिए आ रही हैं उसी के लिए अप्लाई भी हो रही हो। तो वो जो प्लान करते होंगे उन्हें भी तो वो कंट्रोलिंग करना पड़ता होगा ना, किस ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे उन एनजीओज और देखो ट्रस्ट वर्ड ही आ गया अपने आप में, कि लोगों का भरोसा बना रहे उन चैरिटेबल ट्रस्ट पे या फिर एनजीओज पे कि उनके रुपए का सही यूज़ कर रहे हैं। तो इनको भी कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों में। फिर आता है कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो जनरली लोग बोलते हैं कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना POSDC, तो कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता होगा। ये आप ये समझने की भूल मत करना कि कंट्रोलिंग लास्ट स्टेप है, बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोलिंग तो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसे, अभी हमने देखा था, सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखना है कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप लास्ट स्टेप में इधर हमने देखा था, आप जब करेक्टिव मेजर्स ले रहे थे पढ़ने का, तो बेसिकली आप किस लिए ले रहे थे, अपने बोर्ड के एग्जाम्स को अच्छा करने के लिए। अब एक बार आपके बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी गलतियों से ही सीखते हो। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ क्लास 12th में करी थी, मैंने उनको सीए फाउंडेशन में जब 12th की गलतियों से सीखा और सीए फाउंडेशन दिया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। और वैसे ही जो मैंने सीए इंटर की गलतियाँ करी थी वो मैंने सीए फाइनल में रिपीट नहीं करी, तो मेरा बोर्ड ग्रुप से एक बार में क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी आप डेविएशन वगैरह करेक्टिव एक्शन लेते हो ना, फ्यूचर में वो बेटर प्लानिंग करने में हेल्प करता है, राइट। तो जैसे मेरा फाइनल में एक अटेम्प्ट लगा हुआ है, तो जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया था, आई क्लियर्ड इन माय सेकंड अटेम्प्ट, तो जब सेकंड अटेम्प्ट आया तो मैं अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट की मिस्टेक से सीख चुका था और मैंने बस उन्हीं को अप्लाई किया।
किया एंड आई वॉज एबल टू क्लियर। तो क्या हुआ, इसमें आपके फ्यूचर के जो प्लान्स बनाते हो आप उनको बेटर फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग। तो इसके क्या होता है बेसिकली, जो कंट्रोलिंग होता है ना, जैसे अगर हम बताएं आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप कंट्रोलिंग करने के बाद डायरेक्टली वापस से प्लानिंग पे ही आ जाते हो। तो बेसिकली दैट्स वाई वी से कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। उसके बाद अब ये जो कंट्रोलिंग होता है ना, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लुकिंग दोनों फंक्शन होता है। कैसे? अब कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों होता है, मैंने आपको बताया था, आपने जब 12th में अपना 90% का गोल सेट किया तो आप उसको बेसिकली देखने कब आ रहे हो कि आपका वो अचीव हो रहा है या नहीं, जब आपका एक बार हाफ ईयरली जा चुका है तभी, राइट, कि जब आपके पास एक बार स्कोर आए हो। तो कंट्रोलिंग करता है क्या एग्जैक्टली, कंट्रोलिंग क्या करता है, इट कंपेयर्स द पास्ट परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, कि जो भी आपने हाल फिलहाल में पास्ट में जो भी आपने परफॉर्म किया है ना उसको आपके स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है। ओके, और इससे आपको इससे वो आपके डेविएशन और उसके पीछे के रीजंस फाइंड आउट करता है। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, कि कंट्रोलिंग आज का मतलब आज या आज के आगे का नहीं, पीछे का भी देख के चलता है कि हाँ परफॉर्मेंस कैसा किया, सो दैट आई कैन कंपेयर दिस परफॉर्मेंस विद माई स्टैंडर्ड, जो कि मैंने 70-75% अचीव किया है वो मैं 90% के साथ एक बार कंपेयर तो कर सकूँ। ओके, फिर आता है कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन क्यों बोला जाता है। तो देखो हमने अभी वही सीखा था कि जो भी हम कंट्रोलिंग में करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ना, हम ये इसीलिए लेते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर में ये जो परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड है ना ये मैच कर सके, राइट। लाइक कि जो मेरा भी 75% आया ना हाफ ईयरली में, अब मैं क्या करूँगा, इस पर वर्क करूँगा, करेक्टिव मेजर्स लूँगा और पढ़ाई करूँगा और होमवर्क करूँगा और टेस्ट लिखूँगा। टेस्ट से याद आया, हमारे यहाँ फ्री टेस्ट हो रहे हैं फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है वो। तो अगर आप जेन्युइन हो, आप सिंसियर हो, आप हार्ड वर्किंग हो, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो टेस्ट सीरीज लिखने में, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा 9045113475। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो दैट लाइक ओनली टेस्ट सीरीज लिख के, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप क्लास 12th के हो। वी विल रिक्वायर सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ योर हाफ ईयरली स्कोर्स एंड यूनिट टेस्ट स्कोर्स, एंड अगर लगता है कि हाँ आप एलिजिबल हो तो वी विल अलाउ यू टू राइट द मॉक टेस्ट सीरीज हियर इन अ इंस्टीट्यूट। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करेक्टिव मेजर्स लेके, ताकि हमने करेक्टिव मेजर्स इसीलिए लिए ताकि जो मेरा अभी हाफ ईयरली में ये स्कोर आया ना, ये मेरा फ्यूचर में हाफ ईयरली वाले स्कोर थोड़ा और इंक्रीज हो बोर्ड्स में, लाइक जो मैंने प्लान किया है वो 90% हो जाए, राइट। कि मतलब अभी हाफ ईयरली में 75% आया, कोई इशू नहीं है, इस पर करेक्टिव मेजर्स लेके और पढ़ाई करेंगे और बोर्ड में 90% लाएंगे, सो दैट देयर इज़ अ मैच बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसमें आपको कुछ बहुत रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको अपने आप याद रहना चाहिए कि कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं। कंट्रोलिंग होता क्यों है, बिकॉज मतलब बेसिकली कंट्रोलिंग का नेचर ही यही है कि हम गोल अचीव कर सके। सो दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। परवेसिव तो मतलब हर एक फंक्शन में आ ही जाता है कि ये जो कंट्रोलिंग है ये हर लेवल पे करना होता है, हर मैनेजर को करना होता है और हर बिजनेस हर ऑर्गेनाइजेशन को करना होता है, वेदर इट बी बिजनेस और नॉन बिजनेस। उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन होता है, बेसिकली इसको लास्ट स्टेप की तरह, लास्ट फंक्शन की तरह अंडरस्टैंड नहीं करना है, और ये बेसिकली क्या करता है, सर्कल बैक हो जाता है प्लानिंग पे ही जाके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो करेक्टिव मेजर्स होते हैं ना ये हमारा बेस बनते हैं फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। और उसके बाद ये बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी। बैकवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि ये कंपेयर करता है पास्ट परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि ये फिर जो करेक्टिव मेजर्स आते हैं ये हेल्प करते हैं फॉर्मुलेटिंग बेटर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, सो दैट देयर। और उसके अलावा बेसिकली ये जो करेक्टिव मेजर्स लेते हो इससे क्या होता है, फ्यूचर में स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के बीच मैच हो जाता है। तो मैंने आपको वही टॉपिक वापस से रिवाइज भी करा दिया एक तरीके से। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का। ओके, अब कंट्रोलिंग का ये जो इंपॉर्टेंस है ना, इससे पहले थोड़ा सा अभी तक आप भी बोर हो गए होगे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी टाइम पास नहीं है, आपको इससे टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। अभी जो भी है, जय वीरू अगेन, आई एम रियली सॉरी, मैं शायद सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे अमिताभ बच्चन की मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी हुई है, ये शोले ही मिस हो गई है शायद। ओके, नो वरीज। अब देखो क्या है, आपको ये देखने में लग रहा है कि हाँ दोनों बढ़िया दोस्त हैं, घूम फिर रहे हैं, तो इनका नाम जय और वीरू नहीं है, अब से इनका नाम है क्या, पीपी और एपी। क्या, पीपी और एपी। पीपी मीन्स प्लान्ड परफॉर्मेंस। क्या, प्लान्ड परफॉर्मेंस, कि वो परफॉर्मेंस जो हमने प्लान की है, ये अभी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं है, एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है ये एपी। ओके, ये ध्यान रखना।
तो बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस, और प्लान परफॉर्मेंस यानी कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मेरा गोल है। ओके, अब ये जो पीपी है ना, ये सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है। मतलब वो होता है ना कि आजकल बहुत सारे बच्चों को क्या इंस्टा के रील्स या मीम्स याद रह जाते हैं, उनसे मतलब पता नहीं हनुमान चालीसा वगैरह कुछ याद हो ना हो, लेकिन मीम्स अगर उनसे पूछ लो ना 5-10 गिनवा दो तो उनको अच्छे से याद होंगे। वही तो एक ये सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है। उसके अलावा जैसे आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये बहुत ही जॉली नेचर का है और ये बहुत ही ज़्यादा बातें बनाता है। अभी जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ये भी बहुत सारी बातें बनाता है। जबकि ये जो आपका एपी है, बेसिकली एपी क्या करता है, ये आपका करता है, ये बेसिकली आप इसको बोल सकते हो, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या दरअसल सही है और क्या चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। बेसिकली ये नंबर के टर्म्स में बात करता है कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है। ये क्या बात करता है कि काम कैसे करना चाहिए, ऐसे वैसे बातें बनाता रहता है बस। ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। ओके, ये बातें बनाता रहता है और ये बेसिकली आपका देखता है कि हाँ चीज़ें सही से हो रही है या नहीं। तो ये कहानी अभी तक आपको सुन के थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगेगा आगे चल के, जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से याद होगा। तो आगे चलते हैं। तो देखो, कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस याद रखना है, इसकी मेमोरी टेक्निक मैं आपको दूंगा डेफिनेटली। तो देखो, इसमें एक चीज़ समझना, कंट्रोलिंग किस में हेल्प करता है। तो जैसे हमने पढ़ा अभी, कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो ये डेफिनेटली गोल्स को अचीव करने में हेल्प करवाता है। ओके, कैसे करवाता है, प्रोग्रेस को मेजर करता है, दैट हम अपने गोल्स की तरफ कितना मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, कितना उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे देखा था ना, 90% लाना था और 75 आ रहा है, यानी कि अभी थोड़ा और आगे चलना है। उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट किए और उन्हीं के बेसिस पे मैंने करेक्टिव एक्शन लिए। अब इतना सब करके होता क्या है, आप अपनी प्रोग्रेस, जो भी आपको जिस तरीके से प्रोग्रेस करनी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आप एक राइट ट्रैक पे रहते हो कि हाँ मुझे अगर 90% लाना है तो मुझे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। दोस्त पार्टी आर्टी घूमने उमने के लिए बुला रहे हैं, मतलब पढ़ाई के टाइम पे तो मना ही करना पड़ेगा, फ्री टाइम में होगा तो जाऊँगा, अदरवाइज अपनी पढ़ाई करनी है। तो क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस को राइट ट्रैक पे रखता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ओके, इसको इस तरीके से याद रख लेना। क्या ये जो कंट्रोलिंग करता है, क्या करता है, आपका गोल्स की तरफ जो प्रोग्रेस कर रहे हो आप उसको मेजर करता है, डेविएशंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है और करेक्टिव एक्शंस लेने में आपको गाइड करता है। एंड दैट्स वाई इससे होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक सही ट्रैक पे रहती है सो दैट इट कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके बाद अब कभी कभी होता है ना, क्या आप दिन में सोचते हो मैं तो 8 घंटे पढ़ूंगा, कितने 8 घंटे। अब 8 घंटे बेसिकली आप बोल रहे हो कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के बाद स्कूल क्लासेस सब करने के बाद आप बोल रहे हो 8 घंटे। यार 8 घंटे कैसे पढ़ पाओगे, मुश्किल से 3-4 घंटे मिलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम जोश में आके ना अपने क्या कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड्स, ये मेरा स्टैंडर्ड ही तो है कि मैंने 8 आवर्स का प्लान कर लिया पढ़ने का। तो कभी कभी हमारे स्टैंडर्ड्स ना अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, जो कि अचीव ही नहीं किए जा सकते हैं। तो जब आप रात में आ रहे होगे पढ़ने के बाद, तो मतलब आपका पूरा दिन खत्म हो गया, स्कूल कर लिया, क्लासेस कर लिया, अब आ रहे हो देख रहे हो कि मैंने दिन भर में पढ़ा कितना, स्कूल और क्लासेस के अलावा, कोचिंग के अलावा। तो आपने देखा मैंने तो सिर्फ 2 घंटे पढ़ा। आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ सकते हो कि यार ये क्या हुआ, ये तो मैं 25% अचीव कर पाया। लेकिन क्या होता है, जब आप ये कंट्रोलिंग करोगे, दिन के एंड में आके देखोगे, तो आप एक बार सोचोगे ना कि बाकी टाइम कहाँ जा रहा है, तब आपको पता चलेगा नहीं यार ये स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया था, ये सही ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपको मतलब एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये मैनेजर को कैसे हेल्प करता है कि जो स्टैंडर्ड्स आप सेट किए हो ना, ये एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव तो है, बेसिकली ये अचीवेबल है भी या नहीं। मान लो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ मान लो 10 है, एक एम्प्लॉय मैक्सिमम 100 यूनिट्स बना सकता है, तो एक दिन में कितनी बन सकती है, 1000 यूनिट्स। और एक दिन मोटिवेशन में आके मैनेजर ने टारगेट दे दिया आपको 5000 यूनिट सेट करनी है, 5000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है, कैसे कर लोगे। तो बेसिकली यही होता है कि हाँ आपका जो स्टैंडर्ड सेट है वो एक्यूरेट और ऑब्जेक्टिव है या नहीं। इसमें आपको फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करता है, कंट्रोलिंग, क्योंकि दिन भर के बाद आप कंपेयर करोगे ना कि हाँ काम हो भी रहा है या नहीं। और बेसिकली इससे होता क्या है, हम अपने स्टैंडर्ड रिवाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस। अब बेसिकली क्या हुआ, मान लो आपने 8 आवर्स पढ़ने का प्लान बनाया था, अब क्या हुआ आपका एक दिन तो स्कूल था, एक दिन नहीं था, तो जिस दिन नहीं था आप उस दिन तो पढ़ सकते थे ना। तो आप क्या करोगे, आप अपना ये प्लान सेट कर लोगे कि चलो स्कूल और क्लासेस की वजह से 8 आवर्स पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना, तो जिस दिन ऑफ होगा उस दिन हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये आपकी स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को भी जज करने में हेल्प करता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट तो ऐसा है, ये वाला पॉइंट हर जगह आ जाता है कि मतलब ये बिन बुलाया मेहमान है। अब मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस इसीलिए ही होते हैं, मैनेजमेंट इसीलिए ही करते हैं ताकि हमारा रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो पाए। अब कैसे होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझना।
मान लो आपको मैंने आज अगर दिए, मैं अपनी क्लास में जैसे होमवर्क बहुत देता हूँ, पढ़ाता मतलब ठीक है, होमवर्क देना पड़ता है, प्रैक्टिस तभी होगी, तभी आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो देखो जैसे मान लो मैंने दिए 20 क्वेश्चंस, ओके, और मैंने 20 क्वेश्चंस दे दिए होमवर्क के लिए, और मैंने बोला आपका इसमें ना अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगेगा, ओके। अब मैंने तो दे दिया, अब मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अगले दिन क्लास में चेक करूँ, मतलब चेक करूँ, या फिर चेक ना करूँ। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स किस में ज़्यादा सिंसियर होंगे? यहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता होगा सर क्लास में कल चेक करेंगे, क्या करो जितना भी टाइम है ना अभी 2 आवर्स का, इसमें ये क्वेश्चंस कवर कर लो। तो क्या हुआ, आपके पास 2 आवर्स थे, आपको पता चला कि कंट्रोलिंग होगी, कल क्लास में क्वेश्चन चेक होंगे, तो इसको कर लेते हैं क्वेश्चंस को, सो दैट हमको डांट ना पड़े और हमारे क्वेश्चंस भी हो जाएं। तो अगर कंट्रोलिंग हो रही है तभी तो आपके टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, लेजी हो सकते थे और आप छोड़ सकते थे। इससे क्या होता, ना ही क्वेश्चंस होते और आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, यानी रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है। आपका जो टाइम है आपका एक रिसोर्स ही तो है बहुत पावरफुल। तो क्या होता है कंट्रोलिंग आपको कैसे हेल्प करता है, रिसोर्स वेस्टेज और स्पॉइलेज में बेसिकली आपका रिडक्शन लाता है। अगर आप फैक्ट्री का एग्जांपल लोगे ना, तो अगर आपने फैक्ट्री में एग्जांपल बेसिकली आप फैक्ट्री में कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आप उसका सेट कर दो ना कि रॉ मटेरियल्स इतने इतने यूनिट्स का ही डलेगा इसमें, तो कंट्रोलिंग जब शाम मतलब दिन के एंड में, मंथ के एंड में जब होगी ना, तो हम यहाँ पे चेक तो कर सकते हैं ना कि हाँ, मतलब एम्प्लॉयज़ के दिमाग में एक डर तो रहेगा कि हाँ यार चेकिंग होती है तो हमें ज़्यादा कुछ भी इधर उधर करना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है और ना ही स्पॉइलेज वगैरह करना है। तो क्या अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, जैसे हमने सेट किया ना कि रॉ मटेरियल्स इतना इतना लगेगा हर यूनिट पे और इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, इससे ज़्यादा हो रहा है यानी कि वेस्टेज हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से आपके रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है। ओके, इसके बाद हम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो जाता है रिसोर्सेज का। इसके बाद एम्प्लॉय का मोटिवेशन कैसे बढ़ता है। अब देखो कंट्रोलिंग में आप करते क्या हो एग्जैक्टली, आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया होगा पहले, ठीक है। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आप क्या करते हो, उसका बेसिकली जो भी आपका साल भर का परफॉर्मेंस रहा है आप उसको एक बार कंपेयर करोगे कि काम हुआ है ठीक से नहीं हुआ है। तो कंट्रोलिंग बेसिकली हेल्प कैसे करता है, एक अगर फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा कंट्रोल सिस्टम लगाओ ना, तो जो भी एम्प्लॉई के गोल्स हैं कि एम्प्लॉई को काम क्या करना है, और जो एम्प्लॉई के स्टैंडर्ड्स ऑफ अप्रेजल है, स्टैंडर्ड्स ऑफ अप्रेजल का मतलब ये होता है साल भर एक एम्प्लॉई काम करता है, महीने भर एक एम्प्लॉई काम करता है, तो बेसिकली उसने काम कैसा किया है, हम उसके काम को कैसे देखेंगे कि बेसिकली अच्छा किया है खराब किया है। इवैल्यूएशन होना ज़रूरी है ना, तो इवैल्यूएशन किसी स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होता होगा ना। मान लो एक फैक्ट्री के वर्कर के लिए क्या रख सकते हैं कि आपने डेली बेसिस पे कितनी यूनिट्स बनाई, आपने वीकली बेसिस पे कितनी यूनिट्स बनाई, या फिर आपने मंथली बेसिस पे कितनी यूनिट्स बनाई, या फिर अगर आप सर्विस सेक्टर में जाते हो तो बेसिकली आपने कैसी सर्विसेज डिलीवर करी है, आपने क्या वैल्यू प्रोवाइड करी है क्लाइंट को, राइट। तो बेसिकली एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को उनके गोल्स और स्टैंडर्ड्स पहले से ही एडवांस में ही उनको वो कम्युनिकेट कर देता है, सो दैट उनको पता रहता है कि हाँ इस बेसिस पे मेरा एवेल्युएशन होगा तो मुझे काम अच्छे से करना है। तो देखो इससे क्या मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें, ताकि उन्हें प्रमोशन और बोनस वगैरह मिलता रहे। तो इससे क्या होता है, कंट्रोलिंग से आपकी जो एम्प्लॉयज़ का मोरल और मोटिवेशन होता है ना, वो भी इंक्रीज़ होता है। उसके बाद अब अगर एम्प्लॉय को पता है कि हाँ डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कंट्रोलिंग होने वाली है, तो उनको लगता है कि हाँ यार काम सही से करना चाहिए। इससे क्या होगा, कभी भी चेकिंग हुई ना तो हम गलत नहीं पकड़े जाएंगे, हमारा सारा काम एकदम बढ़िया सा रहेगा, हमने कुछ भी गलत काम नहीं किया होगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन क्रिएट रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब आप खुद सोचो ना, जब आप स्कूल में बैठते हो क्लासरूम में, अगर कुछ होमवर्क मिलता है तो अगले दिन करके जाते हो ना, क्योंकि पता है चेक होगा तो क्लास के बाहर निकाला जा सकता है, घर पे शिकायत हो सकती है, पनिशमेंट मिल सकता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है कि हाँ जो काम बोला जा रहा है वो आप कर रहे हो और आप डिसिप्लिन वे में। क्योंकि मतलब मेरी आप बात मानोगे तो लाइफ में एक चीज़ जो आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, वैसे मैं दो चीज़ बोलता हूँ हमेशा, लाइफ में दो चीज़ें जो आपको आगे लेके जा सकती हैं डेफिनेटली, दैट विल बी डिसिप्लिन एंड क्यूरियोसिटी। आप जितने क्यूरियस हो आप नई चीज़ें सीख पाओगे, और आप जितने डिसिप्लिन हो आप टाइम से काम करके ख़त्म करके आप दूसरे काम पे जंप कर पाओगे और लाइफ में ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, कर पाओगे, एक्सपीरियंस ले पाओगे। और डिसिप्लिन आज की डेट में बहुत ही रेयर है। अगर आज की डेट में आप एक डिसिप्लिन इंसान हो तो ट्रस्ट मी इट्स योर बिगेस्ट एसेट। आप बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, आपको बस एक अच्छा टारगेट पकड़ना है और उस पर काम करना शुरू करना है। तो बेसिकली इससे क्या होता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, और उनको पता रहता है उनकी एक्टिविटीज़ ना चेक में, बेसिकली कोई भी एक्टिविटीज़ उनकी चेक कर सकता है। तो बेसिकली कोई भी डिसऑनेस्ट तरीके का बिहेवियर कोई एम्प्लॉय नहीं करता है
कम से कम हो जाते हैं। मान लो जैसे एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह रहते होंगे। अब मान लो आप खुद सोचो, एक कपकेक बनाने वाला कोई तो बेकरी है, अब कपकेक के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे रॉ मटेरियल्स जाते होंगे, या कपकेक WIP में भी होता हो। जैसे आप खुद घर का एग्जाम्पल लो ना, घर पे कभी कभी क्या होता है, जब पनीर की सब्जी बन रही होती है तो आप देखोगे मम्मी क्या करती है, पनीर के पीसेस पहले से काट के रख देते हैं साइड में। तो अगर जब आप छोटे थे, मुझे तो याद है जब मैं छोटा था तो मैं चुपचाप से जाके 1-2 पीस उठा के खा लेता था। तो क्या किया ये डिसऑनेस्ट बिहेवियर ही तो है, क्योंकि मानो आपको पता है आधे घंटे बाद सब्जी बनने वाली है और आप पहले से ही वो पीसेस खा ले रहे हो। वहीं तो बेसिकली क्या होता है, ऐसे ही जब मान लो एक फैक्ट्री है या कोई भी ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पे अगर मान लो ये एक कंट्रोल नहीं लगा है, CCTV वगैरह नहीं लगे हैं, तो एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं डिसऑनेस्ट बिहेवियर के तौर पे, कि कुछ भी सामान उठा के लेके जा सकते हैं, राइट, या किसी भी सामान का मिसयूज़ कर सकते हैं या उसको पर्सनल यूज़ के लिए लगा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में कंट्रोलिंग क्या करता है, एक चेक रखता है उनके ऊपर, ताकि इस किसी भी तरीके का डिसऑनेस्ट बिहेवियर ना हो और कम से कम रहे। ओके, और फिर लास्ट आ रहा है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन मतलब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, लाइक सारी चीज़ें सिंक में होना, एक सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। तो मान लो एक आपका परचेज डिपार्टमेंट है और एक आपका सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट ने तो बोल रखा है कि यार 2000 यूनिट्स कैसे भी बेचनी है, और परचेज डिपार्टमेंट को बोला गया कि कम से कम यूनिट कम से कम प्राइस पे खरीदना है। अब 1 साल हुआ, 1 साल के बाद पता चला जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर मिला रहता है कि हमें कम से कम प्राइस पे यूनिट्स को परचेज करना है, तो सेल्स वालों ने बना रखा है 2000 का टारगेट और परचेज वालों ने कम से कम पे, तो मान लो 5 रुपये पर यूनिट इनको सस्ता मिल गया तो ये 10,000 खरीद ले रहे हैं, 10,000 रुपये का सामान खरीद लाते हैं। अब 1 साल हुआ, 1 साल के बाद पता चला कि यार 1000 ही बिक पा रही है, सेल्स वालों को 1000 ही पता चला कि 1000 यूनिट्स ही सेल हो रही है मार्केट में। लेकिन अब इससे बेसिकली क्या होगा, तो ये इन्हें इन्फॉर्म करना होगा ना इधर कि अब से दोबारा 2000 यूनिट्स मत खरीद लेना 5 रुपये में, आपको सिर्फ 1000 यूनिट्स खरीदनी है। अब चाहे 5 में मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, 6 में मिले 6 में ले लो, लेकिन 1000 यूनिट्स के लिए ही रॉ मटेरियल लेना, क्योंकि 2000 नहीं बिक रही है। तो यानी कि कितना, मान लो अगर खर्चा आपका रहा 6000 आ जाएगा, तो आपका मतलब बेसिकली बच गया ना रुपया। अब ये कब हो पा रहा है, जब हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग करके देखा कि हमने टारगेट सोचा था 2000 यूनिट्स बेचने का, लेकिन बिकी कितनी, सिर्फ 1000। यानी कि कंट्रोलिंग किस में हेल्प करता है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो एफर्ट्स दे रहे हैं, उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो एक बेसिकली एक ही डायरेक्शन में चलते रहे। तो देखो क्या लिखा है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग गोल्स। और क्या होता है, एक गवर्नड बाई प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, जैसे अगले साल का 1000 सेट कर दिया जाएगा और एक दूसरे को बता भी दिया जाएगा। बस इस तरीके से याद रखना है आपको। तो ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स हैं। अब इनको याद कैसे करना है, तो इसकी एक मेमोरी टेक्निक है जो मैंने क्लास में बताई थी। अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया ना कि ये जो PP है ये सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है। तो सोशल मीडिया पे आपने ये बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, रोम जी करके बात कर रहे होते हैं, कुछ तो बेसिकली बहुत ही इस तरीके से मीम्स वगैरह आते रहते हैं, और जबकि ये जो AP है ये थोड़ा सा नॉर्मल इंसान है। तो बेसिकली जब AP और PP मिलते हैं ना आपस में, अब AP और PP जब मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम जी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलकर राम राम जी बोलते हैं। तो जो AP है वो क्या बोलता है, राम राम जी, लेकिन जो PP है वो सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता है, तो वो बोलना सीख गया रोम रोम जी। तो देखो ये और ये तीनों सेम है ना, बस A और O का डिफरेंस है, तो बस इतना ध्यान रख लेना। मेनली आपको राम जी करके याद रखना है, और ध्यान रख लेना कि जो PP है ना वो बातें बहुत बनाता था, तो उसने सोशल मीडिया बहुत यूज़ करता था, तो वो राम जी के साथ रोम जी भी बोलता था बहुत। तो इस तरीके से ऐसे याद रख लेना। R से क्या हो जाएगा आपका, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। A से क्या हो जाएगा, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। M से क्या हो जाएगा, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। G से क्या हो जाएगा, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। एंड आपका O से क्या हो जाएगा, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब क्या होता है ना, सर आपने लास्ट वाला पॉइंट मिस करा दिया, ऐसे कैसे चलेगा, वो भी तो याद कराओ। तो बेसिकली देखो क्या हो रहा था, जो AP है वो राम जी बोलता है, रोम जी है जो PP है वो रोम जी बोलता है, तो दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन क्या दोनों दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, यानी कि दोनों कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। तो इस तरीके से आपका 6 पॉइंट भी याद रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आप 1-2 बार वीडियो देख लो, आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। कीवर्ड्स वगैरह बस पढ़ते रहना बार बार। नेक्स्ट आ रहा है लिमिटेशन बेसिकली कि क्या रुकावटें रहती हैं कंट्रोलिंग को करने में। बेसिकली कंट्रोलिंग आपका कब यूजफुल नहीं होता है।
जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपको एक होमवर्क दिया गया है, ठीक है, मान लो आपको होमवर्क दिया गया और मैंने होमवर्क दिया, मैंने बोला 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल चेक करूँगा, कल करके लाना वरना पनिशमेंट मिलेगा। मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत मिलता रहता है, तो जो भी वीडियो देख रहा है तो बच के रहना, होमवर्क करते रहना। तो मान लो आपको क्या हुआ, आपको फीवर हो गया उस दिन, और आप जब अगले दिन आए ना तो आपके सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन लगे थे, आपके बचे हुए 30 नहीं लगे थे। लेकिन नहीं, कंट्रोलिंग मुझे तो चेक कर रहा है आपने काम किया है या नहीं। तो ऐसे केसेस में देखो कंट्रोलिंग फेल कर जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फीवर हुआ ना, बहुत सारे, तो मान लो आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया या आपका मन ही नहीं हो रहा था पढ़ने का, या आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था उस टाइम पे, आप थोड़े डीमोटिवेट हो गए थे, स्कोर्स वगैरह कम आए होंगे, कुछ भी हो सकता है, या तो आपकी डांट पड़ गई हो कहीं पे, या दोस्तों ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, कभी कभी दोस्तों में भी तो लड़ाई हो जाती है ना। तो क्या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं बेसिकली, जिनको कि हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, और जिसकी वजह से जिसकी वजह से परफॉर्मेंस का मेजरमेंट और कंपैरिजन डिफिकल्ट बन जाता है। जैसे देखो एम्प्लॉय का मोरल या फिर बिहेवियर या फिर जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सारे वो एरियाज हैं जिसमें आप क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स डिफाइन नहीं कर पाते हो, और इसकी वजह से जो इनका मेजरमेंट होता है ना परफॉर्मेंस का और कंपैरिजन, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जैसे देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, जैसे आजकल एआई का बहुत ज़माना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आपने रिसेंटली सुना होगा कि जीएसटी के रेट्स बहुत ही कम हुए थे। उसके बाद कंपटीशन, मान लो मार्केट में हमारा कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होते हैं। तो ऐसा कुछ हो गया तो समझो क्या हुआ, बेसिकली ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इस पर हम कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो इनका इम्पैक्ट भी मैनेज नहीं हो, मतलब डिफिकल्ट होता है मैनेज कर पाना। फिर होता है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कि बेसिकली आप एम्प्लॉयज़ पे जब कंट्रोलिंग कर रहे हो ना, तो वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बेसिकली क्या हो सकता है, कभी कभी जैसे फैक्ट्री में काम चल रहा है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी वगैरह लगा सकते हो, तो ये उसको जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हो सकता है कुछ उसको ऐसे इंटरप्रेट कर ले कि नहीं ये तो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, या फिर हमारी फ्रीडम पे बाउंडेशन है। कि बेसिकली क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि कभी घर पे जब आपका घर वगैरह जब बन रहा होता है, तो जो भी आपके यहाँ जो लेबर है वो काम करने आते हैं, तो बीच में वो कभी कभी ब्रेक लेने जाते हैं ना, तो मान लो अगर आप उन पे सीसीटीवी लगा दो और बोलो ब्रेक लेके तो दिखाओ, तब तो दिखेंगे तुमको, तो कोई इंसान काम करने के लिए रेडी होगा, वो बोलेगा कि यार दिन भर ये तो सर पे ही रहते हैं, ब्रेक लेने को भी नहीं देते हैं, और मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल उनको लग सकता है, उनको वो फिर रेजिस्ट करते हैं इस टाइप का कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग फेल हो जाता है जाके। और फिर आता है ये एक कॉस्टली अफेयर है, बेसिकली इसमें बहुत ही सारा रुपया लगता है, जैसे कि क्या एक्सपेंसिव है, सिग्निफिकेंट टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। जैसे बेसिकली अभी हम आपको एक एग्जांपल बता दें, जैसे क्या होता है कि एक स्मॉल फर्म है, वो ये एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल करने का अफोर्ड नहीं कर सकती है। मतलब जब आप देखोगे ना तो बहुत सारी इसकी ऑडिट भी होती है, मैनेजमेंट ऑडिट या फिर ड्यू डिलिजेंस, ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये देखने के लिए कि चीज़ें सही से काम कर रही हैं या नहीं। तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन या हर एक बिजनेस तो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो ये इस लाइन में ये बोला जाता है कि जो भी आप कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो ना, उसका कॉस्ट कभी भी बेनिफिट को एक्सीड नहीं करना चाहिए। कभी भी ये वाला केस होना ही नहीं चाहिए, ये वाला आपके कॉस्ट कभी भी बेनिफिट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मान लो आप जहाँ पे भी रहते हो, आप वहाँ पे लोकेलिटी में बाहर निकलो, आपको गली पे एक कोई टपरी वगैरह की दुकान, टपरी वगैरह दिख जाएगी जहाँ पे बेसिकली चाय वगैरह बेची जाती है, कुछ बिस्किट्स रखे होंगे। तो मान लो क्या हुआ, एक छोटी सी टपरी है, घुमा फिरा के उस पर सामान 10,000 रुपये का भी अवेलेबल नहीं है, रखा नहीं है। लेकिन मान लो क्या हुआ, वहाँ पे जो ओनर बैठता है ना, उसका एक दोस्त है, तो उसका एक दोस्त बहुत ही MBA वगैरह पढ़ के आया है, उसने बोला नहीं यार दुकान की तो कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा, तुम्हारे यहाँ जो वो लेबर है ना, एक जो तुमने लगा रखा है वो काम कर रहा है ठीक से नहीं कर रहा है, तो एक CCTV लगवा लो यहाँ पे, तो तुम उससे उसका परफॉर्मेंस मेजर करते रहोगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो लगवा तो लेगा, लेकिन CCTV अगर मान लो 15,000 का हुआ, कुल मिला के जो सामान है वहाँ पे वो भी 10,000 का नहीं है, तो क्या मतलब है, जो आपका कॉस्ट लग रहा है उस कंट्रोलिंग को करने में, वो उसके बेनिफिट से तो कई गुना ज़्यादा है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपके कॉस्ट वगैरह उसके बेनिफिट से ज़्यादा ना हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप क्या याद रख सकते हो, क्रेड। C से आता है आपका कॉस्टली अफेयर, R से आता है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, E से आता है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, और D से आ जाता है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। ओके, इससे आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना नोट से, आपको ईजिली याद हो जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ पॉज लगा के आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको घर पे नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करोगे तो थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलती है, अच्छे से याद होता है।
बाकी जिस तरीके से याद करवा रहे हैं वैसे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, तो उससे और अच्छे से याद रहेगा। अब ये टॉपिक के लिए मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी। यहाँ पे मैं 1 मिनट का थोड़ा सा पॉज दे देता हूँ आपको, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बोर हो गए होंगे। वैसे देखा जाए तो ये ब्रेक मेरे लिए बना होगा, आप लोग तो वापस से रिज्यूम कर रहे होंगे, क्योंकि लाइव क्लास लेते तो आदत पड़ चुकी है कि 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर कराते हैं, तो आई थिंक इतना भी काफ़ी होगा आपके लिए भी। तो वापस से थोड़ा सा आपका वो जो बोरियत अगर हो रही हो उसको वापस से रिमूव करने के लिए इस कहानी पे आते हैं। ये कौन है? पीपी है। ये कौन है? एपी है। पीपी मतलब स्टैंडर्ड यानी कि प्लान परफॉर्मेंस, एपी मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस। ये क्या करता है? बातें बहुत बनाता है। और ये क्या करता है? चीज़ों को देखता है कि कैसे है, सही है, गलत है, वगैरह वगैरह। तो देखो, अब इसमें आपका एक टॉपिक आता है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का ना रिलेशनशिप एक बार हमें एक्सप्लेन करो। तो आपको ये बताना होता है ये इनसेपरेबल ट्विंस है। ट्विंस बोलते तो भी काम चल जाता, लेकिन टॉपिक की मस्ती तो देखो, वो बोल रहा है इनसेपरेबल ट्विंस हैं। उसके अलावा बेसिकली क्या है? म्यूचुअली इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। तो देखो, अब जनरली हमने जब क्लास में ये कहानी सुनाई थी ना, तो हमने इसको आपको इस तरीके से याद कराया था सारे स्टूडेंट्स को कि ये दोनों हमेशा जिस भी पार्टी में जाते हैं एक दूसरे के साथ ही जाते हैं, अकेले अकेले कोई नहीं जाता है। मतलब इन दोनों का एक दूसरे के बिना काम ही नहीं चलता है, हमने क्लास में इस तरीके से याद कराया था। तो बेसिकली ये दोनों कहीं भी जाएंगे हमेशा एक साथ जाएंगे। तो बेसिकली इनके लिए यही इनका एक नेचर माना जाता है कि कभी भी कोई अकेले नहीं जाएगा, कहीं साथ में जा रहे होंगे। तो देखो, ये 2 पॉइंट्स आपको इस तरीके से याद रखने हैं कि ये जहाँ पे भी जाते हैं साथ में जाते हैं, कहीं अकेला कोई नहीं जाता है। बेसिकली स्टैंडर्ड्स को आप मान लो, जो ये है आपका पीपी, और जो आपका कंट्रोलिंग है बेसिकली जो वो है आपका परफॉर्मेंस, वो आपका मान लो वो हो जाता है आपका एपी। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका कंट्रोलिंग है वो बेस्ड होता है स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय प्लानिंग। अब बेसिकली देखो, इसको आप ऐसे समझो, आप जैसे कोई स्टूडेंट है, यहाँ से मान लो मेरे यहाँ से क्लास करके गया और वो अपने बढ़िया घर चला गया, आराम से बैठा हुआ है घर पे, और अचानक से पापा आते हैं। पापा बोलते हैं कॉपी खोलो, होमवर्क दिखाओ, क्या किया है, क्या दिया है, क्या नहीं। तो इस केस में पापा क्या कर रहे हैं? पापा कर रहे हैं कंट्रोलिंग। वो देखना चाह रहे हैं कि तुम काम कर रहे हो या नहीं, तुम पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, लेकिन क्या प्लानिंग ही नहीं दे के रखी हुई है कि क्वेश्चन कितने करने थे कितने नहीं, एकदम खाली पड़ा हुआ है कॉपी। तो किस बात की कंट्रोलिंग हो पाएगी? मान लो आप एक बिजनेस चला रहे हो, आपकी एक फैक्ट्री चल रही है, आपने साल भर प्रोडक्शन किया, मान लो 50,000 यूनिट्स बनाए आपने। अब आपने कुछ प्लान ही नहीं किया होगा कि 60,000 वगैरह बनाना है। तो अगर आपने कुछ प्लान ही नहीं किया तो आप तो ये बोलोगे वाह 50,000 यूनिट्स, बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया है। लेकिन दरअसल प्लान किया था 60, आया 50, तो आपको पता चलेगा ना कि 10,000 कम बनी है। लेकिन आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, तो आपके लिए क्या अच्छा क्या बुरा। तो बेसिकली कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग रिलाई करता है ऑन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट बाय प्लानिंग। जो प्लानिंग करते टाइम आप जो स्टैंडर्ड सेट करते हो ना, ये उसके ऊपर रिलाई करके चलता है कि हाँ इससे कंपैरिजन करना है हमको। अब अगर बेसिकली स्टैंडर्ड्स ही नहीं होंगे तो कंट्रोलिंग किस बात की? कंट्रोलिंग हो ही नहीं पाएगी। दैट्स वाई वी से दैट प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इफेक्टिव कंट्रोलिंग। दैट इज कंट्रोलिंग आपके प्लानिंग में बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस्ड होता है, और इसके बिना कंट्रोलिंग नहीं हो सकता है। प्लानिंग एक प्री रिक्विजिट बन जाता है। ओके। और दूसरा आपको याद रखना है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। जैसे कि मानो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बोला 50 क्वेश्चंस करके लाना। अगले दिन आप आए क्लास में और मैंने चेक ही नहीं किया, मैं चेक करना भूल गया। अब जो करके लाया होगा वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करके लाया होगा उसका तो बढ़िया, मैंने प्लानिंग तो आपको करा दी कि ये करना है, 3 घंटे में करना है, इतना इतना टॉपिक का है, लेकिन कंट्रोलिंग किया ही नहीं, चेक किया ही नहीं कि आपने बेसिकली किया या नहीं, या डाउट वगैरह ही नहीं समझाए। तो क्या हुआ? कंट्रोलिंग जब आप प्लानिंग कर लो खूब, लेकिन कंट्रोलिंग ही नहीं है तो वो तो मीनिंगलेस है ना। आप प्लान कर लो मुझे 90% लाने हैं, आप 90% सोचते रहोगे, लेकिन जब तक आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हो, आप देख नहीं रहे हो आपके मार्क्स कम कहाँ हो रहे हैं, आपको और कितना बढ़ाना है, तो उस प्लानिंग का मतलब क्या है? तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, जब भी आपके प्लान एक बार बन जाते हैं तब आपको कंट्रोलिंग करना नेसेसरी होता है टू मॉनिटर, कि आप एक बार देखो काम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, फिर मेजर करो कि आपने काम किया वो कितना किया, आपने पढ़ाई करी कितनी पढ़ाई करी, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करो। उसके बाद अगर आपने कम करी है तो आप एक बार डेविएशन देखो कि मतलब बेसिकली डेविएशन को ढूंढने की कोशिश करो और देखो उसके रीजंस वगैरह क्या है, और उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं सो दैट आपके जो प्लान्स हैं 90% का जो प्लान है वो सही से इम्प्लीमेंट हो पाए। सो दैट्स व्हाई वी से प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नहीं है, कर लो प्लानिंग, कोई सेंस ही नहीं बनता है। ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो प्लानिंग और कंट्रोलिंग है वो बेसिकली एक दूसरे के बिना कभी भी कोई बाहर नहीं जाता है, सब साथ दोनों साथ में ही जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बिना
काम नहीं करेंगे। ओके, मैंने आपको ये बताया था जो वो है आपका पीपी, वो बातें बहुत बनाता है, और जो आपका एपी है यानी कि कंट्रोलिंग, वो ये देखता है सही क्या है, गलत क्या है, काम हो रहा है या नहीं। तो जो प्लानिंग होती है ना, आप इसको याद रखते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब थिंकिंग लगती है। अरे यार 90% सोचने में बहुत दिमाग लगता है ना, ऐसा नहीं है। मतलब आप जो भी काम करोगे, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो, आप इवन आप कुछ भी स्कूल का भी छोटा सा काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, असाइनमेंट कर रहे हो, आपको एक बार सोचना पड़ता है ना कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं। फिर आर्टिकुलेशन आप उसमें एक बार देखोगे कि हाँ हमें प्रेजेंट भी कैसे करना है चीज़ों को। उसके बाद आपको एक्शंस देखनी होगी कि आपको कौन कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको क्या काम करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन मीट योर ऑब्जेक्टिव्स। और कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग ये करता है कि ये जो भी काम हुआ है ना, जो भी आपने सोचा था, ये जो भी आपने प्लानिंग की थी, वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। वो ये इवेल्युएट करके बताता है कि जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं वो बेसिकली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो सक्सेसफुली या नहीं, या बस नाम के ही हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? आपका प्लानिंग आपका बातें बनाता है, यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव है। बेसिकली प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। क्यों? क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसमें कि थिंकिंग, आर्टिकुलेशन और एक्शंस डिटरमाइन करने होते हैं। जबकि जो कंट्रोलिंग होता है वो इवेल्युएटिव नेचर का होता है। वो ये देखता है कि जो भी आप डिसीजंस ले रहे हो वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए हैं या नहीं। और उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक आ रहा है, ये ना क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है इसका। बेसिकली ये आपको कहानी ना थोड़ी सी कम सुनाई गई है। इसमें कहानी में शायद हमने 2 पॉइंट्स मिस कर दिए थे। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो दोनों दोस्त है ना, इन दोनों को इनके पास एक बढ़िया सा वो है, क्या कहते हैं, वरदान अगर बोला जाए, कि इन दोनों के पास एक बहुत ही अच्छा वरदान मिला हुआ है, गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, कि इनके पास ना दोनों को मिला के 4 आँखें हैं। मतलब दोनों के पास 4 आँखें हैं। बेसिकली 2 आँखें आगे और 2 आँखें पीछे। तो ये आगे का भी देख पाते हैं और ये पीछे का भी देख पाते हैं। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इसको आप ऐसे याद रख लेना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। अब प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों होती है? हमें पता है सर, प्लान फ्यूचर के लिए बनाते हैं। तो क्या होता है, जो भी आप प्लानिंग के टाइम ऑब्जेक्टिव्स सेट कर रहे हो या कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हो, वो इसी बेसिस पे तो करते हो कि फ्यूचर कंडीशंस पे, बेसिकली फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप फ्यूचर के लिए फोरकास्ट प्रिपेयर करते हो ना, जैसे कि आपने प्लानिंग में पढ़ा था जब आप प्लानिंग का प्रोसेस समझ रहे थे। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर कंडीशंस के रिगार्डिंग हम एक फोरकास्ट डेवलप करते हैं और उसके बेसिस पे अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपने एक्शंस डिटरमाइन करते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कंसिडर प्लानिंग एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। और वहीं प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों होती है? क्यों? क्योंकि प्लानिंग आप कैसे करते हो, जब भी आप प्लान करने बैठते हो तो आप एक बार सोचते हो ना, क्या मैंने पीछे कभी ऐसा कोई काम किया हुआ है, जब मैंने वो ये काम किया था तो मेरे मार्क्स मतलब मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा था। जैसे मानो आपने बोला 90+ लाना है 12th में, तो आप क्या देखो, आपने देखा होगा ना कि हाँ अभी मेरे पास पूरा 1 साल है। जब आप अप्रैल में थे, 1 साल में मैं ऐसे पढ़ाई करूँगा, या अगर आप अभी भी हो तो आप अभी सोचोगे कि इन 3 महीने में कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो आप बोल रहे नहीं मुझे 90+ लाना है और इन 3 महीने में ऐसे करके अपना सिलेबस खत्म कर लूँगा। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि हाँ मेरी बैकवर्ड लुकिंग कैसे होगा। आप ये देखोगे ना हाफ ईयरली में कितने मार्क्स आए, और हाफ ईयरली से सीख के बेसिकली मैं क्या क्या सही कर सकता हूँ। तो प्लानिंग आपका बैकवर्ड लुकिंग भी हो जाता है, राइट। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों बोला जाता है? अगेन ये ऊपर हमने समझ चुके थे कि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग इसीलिए होता है क्योंकि कंट्रोलिंग में हम पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और उसका कंपैरिजन करते हैं विद द स्टैंडर्ड्स। बेसिकली आपको इसमें लिखे भी दिया है कि पोस्टमार्टम करते हैं। बेसिकली हम पूरा छान के देखते हैं इसमें कि हमने पास्ट में क्या किया है, और जो मेरे स्टैंडर्ड्स थे उनके साथ कंपेयर करके हम ये पता लगाते हैं कि डेविएशंस तो नहीं है कुछ, कि हमने कोई डेविएशंस आ रही है, कि हमने सही से काम नहीं किया है। और कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग इसीलिए होता है कि ये जो भी हम अपने डेविएशंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं ना, और जो भी ये करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, इससे क्या होता है, जब भी हम अपना फ्यूचर प्लानिंग करेंगे ना, उसको हम बेटर तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएंगे अपने फ्यूचर प्लान्स, बिकॉज ऑफ बाय यूजिंग दिस करेक्टिव मेजर्स, बाय यूजिंग दिस फीडबैक रिपोर्ट एज अ बेस, कि हाँ हमने पहले ऐसा किया हुआ था। तो अब हमारा ये जो कंट्रोलिंग होता है ना, एग्जैक्टली करेक्टिव मेजर्स वगैरह, ये आपको फ्यूचर में हेल्प करते हैं ताकि आपका जो स्टैंडर्ड है और परफॉर्मेंस है दोनों के बीच एक मैच रह सके। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसके लिए, कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग एक दूसरे के बिना काम नहीं करते हैं, बिकॉज कंट्रोलिंग इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द प्लानिंग, एंड प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्लानिंग बातें बनाता है, कंट्रोलिंग इवेल्युएट करता है। तो प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। और प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। सो आई होप ये भी आपको एकदम अच्छे से याद हुआ हो।
ये लास्ट टॉपिक आ रहा है अब हमारा, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। आप देख रहे होगे 3 पेजेस पढ़ के, ये सब बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, एकदम कम टाइम में इसको कवर कर लेंगे अच्छे से। आपको इसकी मेमोरी टेक्निक भी दी हुई है ऊपर, इसको अच्छे से याद रख लोगे। बेसिकली मेमोरी टेक्निक की तो ज़रूरत भी नहीं है इसमें, सिंपल आप कोई भी, अभी जैसे हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली अप्रैल में क्या किया, आपने 90+ का एक टारगेट सोचा, तो हम क्या ये बोल सकते हैं आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया। क्या ऐसा बोलना गलत तो नहीं होगा ना, राइट? कि बेसिकली हम अपना एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि मुझे चाहिए कितना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना परफॉर्मेंस करते हैं और परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। परफॉर्मेंस हम अपना मेजर करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए। उसके बाद हम अपना ये देखते हैं कि जो भी मैंने अभी ये काम किया है उसमें कोई बेसिकली मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। बेसिकली जो भी आप ये कर रहे हो, हम इन दोनों के बीच का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, राइट? सॉरी ये एम लिख दिया है, परफॉर्मेंस मेजर, बेसिकली परफॉर्मेंस आप मेजर करते हो ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि मेरा जो स्टैंडर्ड मैंने सोचा और जो भी मैंने परफॉर्म करके अचीव किया, दोनों के बीच में क्या है। बेसिकली हम दोनों से क्या ऑब्जर्व करके क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हम पता लगाते हैं कोई डेविएशन है क्या, कि कोई डेविएशन है क्या, और उसके बाद हम उन डेविएशन को एनालाइज करते हैं। आपने देखा ना, डेविएशन को आपने एनालाइज किया था, 15% का डेविएशन आया था और आपने रीजंस फाइंड आउट करने चाहे थे, और जो आपने डेविएशंस एनालाइज करके चीज़ें समझी, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, उनमें बेसिकली आप उस पर करेक्टिव मेजर्स वगैरह लेते हो, राइट? हम क्या लेते हैं इस पर, फिर करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है कि आप इसका एक फीडबैक रिपोर्ट बना लेते हो। सिंपल, बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्या एनालाइजिंग, आप डेविएशंस को एनालाइज करते हो, करेक्टिव मेजर्स लेते हो और फीडबैक रिपोर्ट बना लेते हो। बस इतना सा है, प्रोसेस तो रट्टा मारना ही नहीं पड़ा, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, तो स्टैंडर्ड्स अब हम सेट कर रहे हैं। तो देखो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व सेटिंग बेंचमार्क्स। अब ये बेंचमार्क आपके क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव बेसिकली आपने क्या किया कि आपने एक लिमिट सेट कर दी कि आप पर डे काम कर रहे हो तो आपको 100 यूनिट्स बनानी है। या फिर क्वालिटेटिव कि बेसिकली जो भी कस्टमर आए हमारे यहाँ, जैसे मान लो एक फूड आउटलेट है, अब जो बेसिकली ये फूड एंड बेवरेजेस वाला आउटलेट है जो फास्ट फूड वगैरह डिलीवर करता है, तो क्वालिटेटिव बेंचमार्क आप ये रख सकते हो कि जो भी कस्टमर आए आप उसको अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड करो, एंड ही लाइक वो जब भी आपके आउटलेट से जाए तो विद अ स्माइलिंग फेस वो रिटर्न करे। ओके, तो ऐसा कोई क्वालिटेटिव हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, हम ये बेंचमार्क सेट करते हैं जिसके अगेंस्ट आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा। ये बेंचमार्क्स को क्या होते हैं, जिनके अगेंस्ट आप अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे। आपने सोचा 100 यूनिट बनानी है, आपने 100 नहीं 80 बना पाए, तो 100 क्या है, बेंचमार्क है, 80 क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप इन दोनों को बेसिकली कंपेयर करते हो ना, मेजर करते हो ना, ये चीज़। ओके, अब ये बोला जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये प्रिसाइज होने चाहिए। प्रिसाइज मतलब एक नंबर स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि इतना आपको कोई ये बोल दे कि एक काम करो, मतलब जब भी मैं, अगर आप बेसिकली क्लास अटेंड कर रहे हो और आपके टीचर ये बोले कि 50-60 क्वेश्चन कर लेना अपने मन से, तो आपको लगेगा ना कौन से 50-60 क्वेश्चन, या 50-51, सॉरी फॉर द हिंदी लैंग्वेज, 50, 51, 52 कितने करने हैं। सो बेसिकली आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि कुछ आप एक नंबर बताओ ना, कि जैसे 55 क्वेश्चंस करने हैं, राइट? तो नंबर्स, ये जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं थोड़े से प्रिसाइज होने चाहिए ताकि कंपैरिजन आप इजी बन ना पाओ, और ये थोड़े से फ्लेक्सिबल होने चाहिए, सो दैट जब भी आपको लगे कि इनको मॉडिफाई करना है इन फ्यूचर तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सको, बहुत ही रिजिड नहीं होने चाहिए। इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं दो, कि मान लो क्या करना है, जैसे अगर आप 1000 पीसेस प्रोड्यूस करते हो ना, तो आप अपना टारगेट क्या रख सकते हो कि जो भी हमारे डिफेक्टिव पीस आ रहे हैं ना, मान लो 1000 में से 10 आ रहे हैं, तो इस बार हमको ये टारगेट रखना है कि ये 10 पीसेस कम करके मुझे 5 रखने हैं। अब कि जब भी मैं 1000 पीसेस बनाऊं और पहले मेरा जो डिफेक्टिव यूनिट्स है वो 1000 में से 10 बन रहा है, तो अब वो 10 ना हो कि अब वो सिर्फ 5 बने। तो बेसिकली ये मेरा हो गया एक क्वांटिटेटिव बेंचमार्क। अब क्वालिटेटिव कैसा हो सकता है कि मान लो एक सेल्फ सर्विस फास्ट फूड प्लेस है, वहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स हैप्पी रहे, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि वो जितनी देर टेबल पे वेट कर रहे हैं, या मान लो उनका ऑर्डर प्लेस हो रहा है और वो अपना खाना लेके, मतलब उनको खाना मिल रहा है, वो उस पर बेसिकली टाइम लिमिट सेट हो जानी चाहिए कि बेसिकली आप हर टाइम पे बेसिकली 5-5 मिनट का लगा लो, ताकि किसी भी इंसान को 15 मिनट से ज़्यादा वेट ना करना पड़े। 15 मिनट तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा है, ये और कम होता है, राइट? तो पहले केस में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सेकंड केस में व्हाट वी डू इज, अभी जो पहली लाइन आप पढ़ोगे ना हर स्टेप में, ये एकदम रिपीटेड है। रिपीटेड इन द सेंस कि इस ये कर लिया, अब इसके बाद ये करना है, ये कर लिया, अब इसके बाद ये करना है। तो फर्स्ट लाइन तो एकदम वो बस आपके आंसर को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखाने के लिए है। ओके, तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, और जो परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होगा ये ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर में होना चाहिए। कैसे?
ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर में। ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिकली बिना किसी बायस के एकदम अनबायस्ड होना चाहिए, और रिलायबल बेसिकली भरोसा किया जा सके। ये नहीं कि अपने आप कभी होता है कि ऐसा कि आप जब भी स्कूल या कोचिंग में टेस्ट लिखते हो और आपको खुद को ही चेक करने के लिए दे दिया जाए, खुद को चेक करने के लिए नहीं दिया जाता ना, आपको चेक होकर मिलती है, सो दैट आपका जो टेस्ट स्कोर है वो मतलब एक रिलायबल तरीके से आपको मिले कि हाँ सामने वाला टीचर चेक कर रहा है, यानी कि आप खुद से चेक करके लेके घर पे आके ये नहीं बता दे रहे हो 50 में से 50 आए, राइट। अब ये मेजरमेंट करने की कुछ टेक्निक्स हैं, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स फॉर द मेजरमेंट। इसको हमने शॉर्ट टेक्निक में याद कराया, इसको आप याद रख लो पैप्स से। कैसे? पैप्स, PAPS। तो क्या? P से पर्सनल ऑब्जर्वेशन, A से अकाउंटिंग रेशियोज, P से परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय सुपीरियर, S से सैंपल चेकिंग। मान लो पर्सनल ऑब्जर्वेशन आपको कंट्रोलिंग करनी है, कोई इंसान काम कर रहा है, आप उसको ऊपर से मॉनिटर करो कि वो बेसिकली काम कैसे कर रहा है, जो आप बता रहे हो वो फॉलो हो रहा है या नहीं। अकाउंटिंग रेशियोज आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का देखना है कि मेरा GP, MP ये सारे मार्जिन सही आ रहे हैं नहीं, तो रेशियोज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो एट द ईयर एंड, जो कि आप अकाउंटिंग में करते हो। फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय सुपीरियर, आपको एक जूनियर्स के ग्रुप का देखना है कि इनका काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं, तो इनका कंट्रोलिंग आप कैसे कर सकते हो, कैसे देख सकते हो इन्होंने अच्छा काम किया है नहीं। इनके सुपीरियर से इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग लो। उसके बाद आपने मान लो आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ मान लो कल का, और आपको देखना है रैंडम बेसिस पे कि ये जो जितने भी यूनिट्स बने हैं ये सही है या नहीं, तो सैंपल बेसिस पे आप किसी एक यूनिट को पिक करो और ट्राई करके देख लो कि सही बना है या नहीं। तो इससे क्या होता है, ये सैंपल चेकिंग हो जाता है। ओके, अब ये बोला जाता है कि जो भी आप परफॉर्मेंस करो ना, जो भी आप परफॉर्मेंस मेजर करो, ये परफॉर्मेंस इट शुड बी मेजर्ड इन द सेम यूनिट्स इन द सेम यूनिट्स इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। बेसिकली आप जो भी परफॉर्मेंस मेजर करो ना अपना, उसका बेसिकली जो आप स्टैंडर्ड्स आपने सेट किए होंगे ना ओरिजिनली, और जब आप अपना परफॉर्मेंस किए हो, ये दोनों का जब भी बेसिकली जब आप परफॉर्मेंस मेजर करो ना, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड सेट किया कि एक इंसान को डेली बेसिस पे 10 आवर्स वर्क करना रहेगा। ओके, फिर जब आप परफॉर्मेंस मेजर करने जाओ ना, तो फिर आप आवर्स के बेसिस पे ही उसको कंट्रोलिंग करना कि हाँ कितने घंटे काम किया आपने, राइट। ये नहीं कि आपने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी। आपने जब प्लान किया, आपने जब स्टैंडर्ड सेट किया, तब आपने ये प्लान किया था ना कि एक इंसान को दिन में 10 घंटे काम करना है। अब जब आप परफॉर्मेंस मेजर करने जा रहे हो तो आप ये थोड़ी देखोगे कि नहीं आपने यूनिट्स कितनी बनाई है, आपको यही देखना चाहिए कि इंसान ने कितने आवर्स वर्क किया है, सो दैट जो मेजरमेंट है वो ईजी तरीके से हो पाए और कंपैरिजन भी ईजी तरीके से हो पाए। और जब भी आपका मेजरमेंट हो ना, बेसिकली कभी कभी लोगों को क्या लगता है कि जैसे अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े, आपने उसमें ये देखा होगा कि हमने अपना पूरा वर्क ना कंप्लीट कर लिया है, वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है, फिर कंट्रोलिंग कर रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। वैसे जनरली क्या होता है कि आपका एक बार वर्क कंप्लीट हो जाए, आप फिर कंट्रोलिंग करो, आप देखो कि काम सही से हुआ है नहीं। बट कुछ केसेस में क्या होता है, बेसिकली ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा वर्क खत्म होने के बाद ही कंट्रोलिंग करनी है, आप वर्क होने के साथ साथ भी कर सकते हो। कैसे कि जैसे मानो ये कार है, अब जैसे कार सही से बनेगी नहीं बनेगी, ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, चलो जैसे मान लो ये कार है, ओके। अब ये कार में देखो कितने सारे मल्टीपल चीज़ें लगती हैं। अब बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, असेंबली होती है इनकी, असेंबलिंग ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बेसिकली असेंबली होगी तो कार बनती है। तो आपको कंट्रोलिंग करनी है ना कि कार सही से मैन्युफैक्चर हो रही है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप देखते चलोगे कि हाँ 2 यूनिट्स बेसिकली 2 चीज़ें लगी तो चेक कर लो सब सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर और 4-5 चीज़ें अटैच हुई, आप देख लो सही से नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो कंट्रोलिंग ऐसे करके चलो वहाँ पे। और एक जो फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री में तो लोग ये करते भी हैं, जो गैस लेवल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूसली चेक होते रहते हैं हर 2-3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, सो दैट मतलब सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए कि हाँ कुछ हार्मफुल गैसेज ना रिलीज हो रही हो, राइट। तो इस तरीके से कंट्रोलिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड में ही देखनी है, आप बीच में भी देख सकते हो। उसके बाद क्या करना होता है, अब तीसरे स्टेप में आता है कि हम अपने इस परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए, सेकंड स्टेप में परफॉर्मेंस मेजर कर लिया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। अब बेसिकली ये करते क्यों है, इट इज़ डन टू आइडेंटिफाई द डेविएशंस, कि कोई डेविएशन है तो आइडेंटिफाई कर लो। और जो भी क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो कंपैरिजन को इजी बना देते हैं कि हाँ बस नंबर्स का ही तो प्लस माइनस करना है, राइट। तो इससे सिग्निफिकेंट डेविएशंस वगैरह फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है। अब मान लो कि जब आपने परफॉर्मेंस मेजर किया, जब आपने परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन किया, तो मान लो उसमें मैच हो गया, तो आप क्या बोलोगे, कुछ मतलब ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, यानी आप अपना फंक्शन वहीं एंड खत्म कर दोगे, कंट्रोलिंग वहीं खत्म हो जाएगा,
लेकिन मान लो मिसमैच है, आपका स्टैंडर्ड ज़्यादा था और परफॉर्मेंस कम है, तो आप क्या करोगे, डेविएशन का एक्सटेंट फाइंड आउट करोगे कितने से डेविएट हुआ है। मान लो आपने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड रखा है और आपने बनाई 500, तो आप देखोगे ना 500 यूनिट नहीं बन पाई है। बेसिकली एक्सटेंड मीन्स कि आपने कितना नहीं बना पाया। अब मान लो अगर आपने 1000 का प्लान किया होता और ये 995 होता, मैं दोनों केस आपको बता रहा हूँ, तो इस केस में आपका डेविएशन कितना आया 5 का, 1000 माइनस 995। तो ये बहुत ही माइनर है यार, आप 1000 पे बना रहे हो तो 1000 पे 5% यानी कि कहीं 1000 पे 5 यूनिट्स यानी कि आपका 0.5% आना चाहिए, राइट। तो 1000 पे 5 यूनिट्स नहीं बन पा रही है, मतलब डिफेक्टिव हो गई है, तो आप क्या बोलोगे, इसको इग्नोर करके चलते हैं, होता रहता है। लेकिन जब आप 1000 की जगह 500 बना पा रहे हो सिर्फ, तो ये क्या है, ये डेविएशन ज़्यादा है, इसके लिए आपको टाइमली एक्शन लेना चाहिए। तो हम आपको इस तरीके से याद करा देते हैं, 4 टाइम्स एम, 4M से याद रखना। मैच, अगर मैच कर रहा है कंपैरिजन करने पे, परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स का कंपैरिजन करने पे, पहली चीज़ अगर मैच कर रहा है तो कंट्रोलिंग फंक्शन वहीं खत्म। मिसमैच कर रहा है, डेविएशन का एक्सटेंट फाइंड आउट करो कि डेविएशन कितना ज़्यादा हो रहा है। अब डेविएशन या तो माइनर होगा तो इग्नोर कर दो, और अगर डेविएशन ज़्यादा है, इफ द डेविएशन इज मोर देन टाइमली एक्शंस मस्ट बी टेकिंग। तो 4M से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, इन द 4th स्टेप दैट इज डेविएशन एनालाइज करना। इसमें हम क्या करते हैं, अब आपका डेविएशंस आ गया, मान लो 1000 का, जैसे सॉरी आपका 2 डेविएशन आया था, राइट, 500 का और 5 का, 2 डिफरेंट केसेस लिए थे। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट में वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि जो भी आपके की एरियाज़ है ना, की एरियाज़ मतलब जो बहुत ही क्रिटिकल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत ही कोर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे लिए कौन सा की एरिया है, मेरे लिए टीचिंग की एरिया है, मान लो जहाँ पे हर एक बिजनेस के अपने अपने कुछ की एरियाज़ होते हैं, राइट। जो बेसिकली आप देख रहे हो कि जो भी इसमें है फास्ट फूड मतलब फूड आइटम्स में, उनका जो जहाँ पे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह चल रहा है वो उनका एक की एरिया है। मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एक बार के लिए फिर भी बाद में आता है, लेकिन पहले तो आपका मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो वो उनके लिए की एरिया है कंट्रोलिंग करने के टाइम पे, राइट। तो बेसिकली की एरियाज़ में जब भी आपके डेविएशन आ रहे हो तो उनको अर्जेंट बेसिस पे अटेंड करना चाहिए एज कम्पेयर टू माइनर डेविएशन। माइनर डेविएशन आ रहा है 5 यूनिट का, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो की एरियाज़ हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल एरियाज़ हैं आपके बिजनेस के, उनमें डेविएशन आ रहा है तो अर्जेंट बेसिस पे उनको अटेंड करो। उसके बाद आपको ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन, कि मान लो यार आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपके पास 5 घंटे हैं पढ़ाई करने के लिए। अब 5 घंटे में से अगर आपके 5-10 मिनट वेस्ट हो जाए, वैसे तो 5 घंटे की जगह आप लोग 5-10 मिनट पढ़ते होगे और बाकी टाइम वेस्ट करते होगे जनरली, जितना मैं जानता हूँ। लेकिन नहीं सर, हम ऐसे नहीं हैं, हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जैसे मान लो अगर आपके 5 घंटे में से आप 5-10 मिनट थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हो पर आवर और बाकी टाइम आप पढ़ रहे हो, तो आप इसको इग्नोर करके चल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी टाइम आप पढ़ रहे हो ना, और ये एक्सेप्टेबल है, यानी कि आपको ये देखना पड़ता है कि कितना मैं एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, कि हाँ इतना लॉस हो रहा है ना, इतना नहीं हो पा रहा है ना, तो इतना एक्सेप्टेबल है मेरे लिए। अरे आप एक दिन क्या मान लो कि आप ₹1,00,000 विड्रॉ करके लेके जा रहे हो, मान लो आप बैंक से ₹1,00,000 लेके आ रहे हो कैश में, और गलती से आपका ₹5 का नोट गिर गया, तो बेसिकली ₹5 का सिक्का गिर गया और भीड़ बहुत है, तो आप वो आपके हाथ में ₹1,00,000 हैं, आप क्या ₹5 उठाने के लिए मतलब रिस्क लोगे क्या इतनी भीड़ में? आप चुपचाप आगे चलते चले जाओगे ना। तो बेसिकली हमें एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशंस फाइंड आउट करनी पड़ती है कि हाँ इतनी रेंज तक होगा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ये इसमें आपको हेल्प कौन से करते हैं? ये 2 टेक्निक्स हैं, CPC और MBE। CPC का मतलब होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट जो है ना बिजनेस के, उन पे कंट्रोल करो, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, अभी आगे पढ़ते हैं। ये दोनों टेक्निक आपकी हेल्प करते हैं। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये कहता है कि जो आपके KRAs हैं, की एरियाज यानी की रिजल्ट एरियाज, उन पे आपको फोकस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में क्रिटिकल होते हैं, और इनमें अगर कोई भी डेविएशन आए ना तो उसका पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है। यानी कि ये अगर इनमें कुछ भी डेविएशन आए ना, ये अकेले तो डूबेंगे ही डूबेंगे, साथ में सबको लेके डूबेंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में तरीके की कॉस्ट लगती है। एक बहुत ही मेजर खर्चा आता है आपका लेबर कॉस्ट, जो बेसिकली एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब छोटे मोटे खर्चे अगर आपको मान लो कुछ मंगाना रहता है, कोई फाइल्स वगैरह, सॉरी बैकग्राउंड में ये जो डोगेश है वो बहुत खेल और मस्ती चल रही है, आई एम रियली सॉरी अगर बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा हो। तो देखो जैसे एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, और आपका कुछ पोस्टल वगैरह चार्जेस लगता हो, मान लो आप कुछ फाइल्स वगैरह मतलब कुरियर वगैरह करते रहते हो, कुछ भी छोटा मोटा, तो आपके कुछ एक ये खर्चा ज़्यादा होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट, जिसको हम अकाउंट से पढ़ते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज आपने पढ़ रखा हो भी तो। और एक हो गया मान लो आपका पोस्टल चार्जेस है।
तो अगर आपकी खर्चे जो आपकी लेबर कॉस्ट है उसमें 5% राइज आएगा ना, वो आपके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि वो आपके खर्चे का मेजर पार्ट होता है। और वहीं जो पोस्टल चार्जेस हैं, छोटे मोटे खर्चे, अगर उसमें भले ही 15% राइज भी आ जाए ना तो भी कोई इशू नहीं है। आपको पहले लेबर कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये कैसे बढ़ रही है। यानी कि देखो, अब आप ऐसा, सर ऐसा क्यों, देखो जो लेबर कॉस्ट होती है ना वो आपके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, COGS का एक मेजर पार्ट, मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है, बेसिकली आप जो भी खर्चे लगा रहे हो रेवेन्यू कमाने के लिए, तो वो खर्चे का एक मेजर पार्ट होता है आपका एम्प्लॉय कॉस्ट। अब वो एम्प्लॉय कॉस्ट एक बार बढ़ा तो क्या होगा, मान लो जैसे मैं आपको इधर समझाता हूँ, सेल्स माइनस कॉस्ट। जब आप सेल्स माइनस कॉस्ट करते हो तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट। अब आपका 5% अगर लेबर चार्जेस बढ़ गया है तो आपका प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना एक अच्छे खासे अमाउंट से, राइट। तो ये आपका की एरिया है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा इसके डेविएशन पे। हाँ माना पोस्टल, अब आप बोलोगे सर पोस्टल चार्जेस में तो सर 15% राइज आ रहा है, तो ये कैसे आप बोल सकते हो, पोस्टल चार्जेस में तो ज़्यादा राइज आ रहा है। लेकिन आप ये भी तो देखो पोस्टल चार्जेस कितना इनसिग्निफिकेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट। मतलब बहुत ही छोटा मोटा खर्चा होगा, तो 15% बढ़ रहा है, बढ़ने दो, कोई इशू नहीं है। तो हमें एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन सेट करना पड़ता है कि इतना इतना होगा ना छोटे मोटे खर्चे में तो चलेगा, ओके। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बात करता है, ये सबसे पहले ये बता रहा होता है कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे ना, अगर आपने सब कुछ कंट्रोल करने गए तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्या, इट मीन्स दैट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये लाइन याद रख लेना, ये लाइन आएगी एग्जाम में और इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ओके। ये लाइन लिख दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि इसके एडवांटेजेस बता दो, तो अभी हम इसके आगे एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी कंट्रोलिंग के जो एफर्ट्स होने हैं ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस के ऊपर लगाने हैं। कंट्रोलिंग के जो एफर्ट्स हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस पे आपको लगाने हैं जो कि सेट लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है। जैसे मान लो अभी हमने 1000 का स्टैंडर्ड रखा था, पहले केस में मेरे पास 500 का आ रहा था डेविएशन, दूसरे केस में 5 का। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है, चलो दिखाता हूँ आपको। मुझे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी और मैंने बनाया 995, तो मैनेजर इग्नोर कर देगा एक बार के लिए, ठीक है यार 5 यूनिट ही तो कम बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5% है। लेकिन मान लो सिर्फ 800 यूनिट बनी है, अपने केस में 500 था, तो मान लो सिर्फ 800 बनी है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है ना, तब हमें ध्यान देना है। यानी कि हमें हर एक चीज़ पे ध्यान नहीं देना कि 1000 सोचा था, एक नहीं बना तो अरे एक क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना, पता करना पड़ेगा। नहीं, उसको छोड़ो। अगर 1000 की जगह 800 बनी है तब उस पर ध्यान दो, ओके। सो आपको सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करना है, आपको सिर्फ वो कंट्रोल, उन चीज़ों पे कंट्रोल करना है जो कि सिग्निफिकेंट डेविएशन होते हैं। यानी यू डोंट नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग, बिकॉज इफ़ यू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। तो इसको इस तरीके से याद रखना। अब ये दोनों टेक्निक आई हैं सिलेबस में, तो इनका कुछ तो बेनिफिट होगा, तो इसके बेनिफिट आपको टीका से याद रखना है, ठीक है। अब ये दोनों टेक्निक्स आप लगाओगे तो जो मैनेजर होंगे उनका टाइम बचता है, बेसिकली वो सिग्निफिकेंट डेविएशन पे टाइम देंगे ना, जो माइनर है उनको छोड़ेंगे, माइनर डेविएशंस को साइड कर देंगे, जो टाइम बचेगा उससे पनीर टिक्का खाने जाएंगे रेस्टोरेंट में, तो याद रख लेना पनीर टिक्का खाने जाएंगे। तो टी से क्या हो गया, इनका टाइम और एफर्ट सेव होगा, और जो इनका मैनेजरियल अटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे लगेगा, बाकी सारे काम पे नहीं। उसके बाद इससे आइडेंटिफाई कर पाते हो आप अपने क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जिन पे सच में ध्यान देना है। और इससे होता क्या है, अब एक बात बताओ, डेविएशन 2 तरीके की होगी, या तो बेसिकली आपकी सिग्निफिकेंट डेविएशन और एक होगी माइनर डेविएशन। सिग्निफिकेंट डेविएशन तो आपका जो मैनेजर है वो देख लेंगे, फिर जो माइनर डेविएशन है वो जो एम्प्लॉय लेवल पे है वो देखेंगे। तो इससे क्या होता है ना, जब एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि नहीं ये एक जिम्मेदारी का काम मुझे दिया जा रहा है, तो क्या होता है इससे उनका मोरल इंक्रीज होता है। क्या कि बेसिकली जो भी काम है बेसिकली इसमें, सॉरी मैंने शायद इसमें एक चीज़ गलत बोली, आप प्लीज़ 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। हाँ, तो सॉरी, इसको आपको एग्जैक्टली मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। सॉरी, मैंने इसको एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी। बेसिकली आपको इसको ना मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि बेसिकली क्या होगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा कि मैनेजर सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देगा, किस पे, सिग्निफिकेंट डेविएशन पे, राइट। और जब वो सिग्निफिकेंट डेविएशन पे ध्यान देंगे तो वो जो माइनर डेविएशन है ना वो उनके एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट हो जाएगी, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा, और इससे क्या होगा, उनका मोरल इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जो रूटीन प्रॉब्लम्स होगी वो उनके सबॉर्डिनेट को चली जाएगी, और उनका जो ध्यान होगा वो मेजर एरिया पे, अच्छे जहाँ पे उनको लगता है वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं उनका, वहाँ पे जाएगा, ओके। तो आपको इस तरीके से याद रखना है टिक्का से, ठीक है। TICA, टी से क्या याद रखना है, टाइम और एफर्ट सेव होगा। आई से आपका इंपॉर्टेंट एरियाज पे आप मैनेजरियल अटेंशन अपना फोकस कर सकते हो।
क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फैसिलिटेट करता है, और इससे मोरल इंक्रीज होता है एज द रूटीन प्रॉब्लम्स आर डेलीगेटेड टू द बेसिकली योर सबऑर्डिनेट्स। ओके, अब डेविएशन किन किन वजह से आ सकता है आप इसको रीड कर सकते हो कि आपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट कर लिए, प्रोसेस में कोई डिफेक्ट है, रिसोर्सेज नहीं है जितने चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन में ही अंदर कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। मान लो किसी दिन बाढ़ आ गया, मतलब फ्लड आ गया, तो उस वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। ओके, सबसे लास्ट आ रहा है फिर इसमें सेकंड लास्ट, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ़ नीडेड। देखो करेक्टिव एक्शन लेना तो है, लेकिन तभी लो जब ज़रूरत है। ओके, तो करेक्टिव एक्शन लेना है। अब करेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं, एक मिनट चल रहा है। ओके, तो करेक्टिव एक्शन बेसिकली आपका फाइनल स्टेप होता है। अब एक बात बताओ, जब डेविएशन विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है, मान लो आपने 1000 यूनिट्स बनानी थी और आपने बनाई है 990, और हमने सोच के रखा है कि यार 50 यूनिट्स का कुछ आएगा ना डेविएशन, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ तो सिर्फ 10 का ही आया, यानी कि आपका विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स है डेविएशन, तो कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेनी है, छोड़ दो। लेकिन अगर आपने 1000 सोचा और आपने बोला हम 50 का डेविएशन एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन आपने बनाया बस 800, यानी कितने का डेविएशन आ गया, 200। यानी कि अगर एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड जाए ना डेविएशन, तो करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब ये कैसे कैसे ले सकते हो, जैसे मान लो एम्प्लॉय को मान लो सही से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, उनको नहीं पता काम कैसे करना है, तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पे भेज सकते हो। रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सकते हो कि मान लो एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, दूसरे में कम है, तो आपस में एलोकेशन कर दो। उसके बाद अगर मान लो कि आपने स्टैंडर्ड्स आपने ज़्यादा ही प्लान करके रखे हुए हैं, तो उनको रिवाइज कर दो। जैसे मान लो आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, आपको 2000 यूनिट्स बनानी है पर डे, लेकिन एम्प्लॉयज़ हमारे इतने कम हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 1000 यूनिट्स बना पा रहे हो पर डे। यानी कि क्या आपने अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दिया, और जब आप अपने स्टैंडर्ड्स को कम करते हो, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड रिवीजन। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड रिवीजन। और मान लो आपने सेट किया था टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट्स पर डे, और जब आपने 2000 यूनिट्स बनाई पर डे, आपने सोचा लेकिन एम्प्लॉय ज़्यादा थे और हमने बना लिया 3000 यूनिट्स, तो आपने ये देखा कि यार हमने 2000 सोचा लेकिन 3000 नॉर्मली बन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस टारगेट को आपने क्या किया, आप अपने इस टारगेट को ज़्यादा कर दोगे आगे से, यानी आप अपने स्टैंडर्ड्स को अपवर्ड इसका बेसिकली अपवर्ड रिवाइज कर दोगे, तो इसको बोलते हैं अपवर्ड रिवीजन। कि आप अपने अपवर्ड, वो डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड हो जाएगा, कि बेसिकली आपने अपने टारगेट को बढ़ा दिया। अब ये दो टॉपिक आप देख रहे हो कि मैनेजरियल कंट्रोल और मैनेजरियल कंट्रोल की ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स। ये एनसीईआरटी का पार्ट था, उसमें बस नाम लिखे हुए थे, तो आप भी इसका बस रीडिंग कर लेना, रीडिंग करने से काम चल जाएगा। ओके, अब ये लास्ट स्टेप है आपका फीडबैक इन कंट्रोलिंग। फीडबैक इन कंट्रोलिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो आप खुद सोचो ना, आपने सोचा 90% लाने हैं, हाफ ईयरली में 75% आए, आपने बेसिकली क्या किया, आपने रीजंस फाइंड आउट किए डेविएशन के, आपने करेक्टिव मेजर्स लिए। अब क्या होता है, आपने करेक्टिव मेजर्स लिए, अब जब आपका एग्जाम्स आएगा तो आप एग्ज़ाम से पहले एक बार देखोगे ना कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी। आप वो मिस्टेक्स कहाँ से देखोगे, यहीं से तो सीखोगे। या मान लो आप जब आगे कभी भी किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओगे, तो आपको पता होगा ना कि आप 12th में क्या क्या गलतियाँ करके आते थे। तो बेसिकली क्या होता है, कंट्रोलिंग एक लास्ट फंक्शन नहीं होता है, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंट्रोलिंग में जब आप करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट कर देते हैं ना कंट्रोलिंग प्रोसेस, तो हम एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक फीडबैक रिपोर्ट, जो कि बेस की तरह एक्ट करता है आगे के स्टैंडर्ड्स को, नेक्स्ट ईयर के स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। इट एक्ट्स एज अ बेस कि हाँ ये मिस्टेक्स हुई थी, अगली बार ये नहीं करनी है, राइट। जैसे कि मान लो भी सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो जो भी गारमेंट्स में ट्रेड करते हैं, उन्होंने मान लो सोचा कि 1000 यूनिट्स मंगा ली, लेकिन 1000 यूनिट्स तो बहुत जल्दी बिक गई, उन्हें तो 2000 यूनिट्स मंगानी चाहिए थी। तो ये जो इनका केस स्टडी है इस साल का, ये इनको क्या अगले साल हेल्प करेगा। या अगले साल हो सकता है 2000 यूनिट्स, या फिर मान लो 1500 यूनिट्स मंगा के रखें कि हाँ ये हमारा ज़्यादा सेल होता है। तो बेसिकली फीडबैक रिपोर्ट में आता क्या है, लिस्ट ऑफ रीजंस आते हैं कि जो भी डेविएशन आया है ना, उसके पीछे रीजंस क्या रहे, ये उसकी एक लिस्ट आ जाती है, और उसके लिए आपने करेक्टिव मेजर्स क्या लिए वो, तो आप इसको LC से याद रख सकते हो, LC। ओके, L फॉर लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेविएशंस एंड C फॉर करेक्टिव मेजर्स। तो इसके साथ हमने पूरा का पूरा कंट्रोलिंग रिवाइज कर लिया। लाइक कितने टाइम लिया हमने,
ओके 1 hour 8 minutes। मैंने सोचा नहीं था 1 hour तक इसकी रिकॉर्डिंग चलेगी, बट मतलब इन डेप्थ जाके हमने एक एक पॉइंट समझा है। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ रिवीजन कराया आपका, तो कोशिश करूँगा कि इसका 15-20 मिनट का एक रिवीजन वीडियो भी ले आऊँ ताकि आपको दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। ओके, बाकी तो 1 hour के अंदर अगर आप ये चैप्टर रिवाइज कर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा खासा टाइम मिला है आपको रिवाइज करने का अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। तो मैं वापस से एक बार 10 मिनट लेके ना, अगर मैं टाइम स्टैम्प सेट कर दूंगा 10 मिनट लेके मैं वापस से रिवाइज करा दे रहा हूँ। हाँ, इन शॉर्ट सो बेसिकली व्हाट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैंने आपको कैसे याद कराया, अगर मान लो आप ये जब भी देख चुके हो ना, एक बार दोबारा देख रहे हो तो इतना ही रिवीजन देख लेना। तो बेसिकली उसके बाद आप नोट्स पढ़ लेना एक बार। तो आपको ये बेस हमेशा ध्यान में लेके चलना है कि आप पहले क्या करते हो, आप अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हो। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद अपना परफॉर्मेंस मेजर करते हो। परफॉर्मेंस मेजर करने के बाद कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन करने के बाद देखते हो डेविएशंस का कैसे आ रहे हैं, और डेविएशंस का बेसिकली रीजंस फाइंड आउट करते हो। उसके ऊपर करेक्टिव मेजर्स लेते हो, और करेक्टिव मेजर्स के बाद आपका एक फीडबैक बन जाता है। ये एक बेस है। ओके, सो व्हाट यू मीन बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैंने आपको बताया था सीमैट। क्या सीमैट? कंट्रोलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, क्या सीमैट का क्या रखना, कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद एम और ए से क्या था, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स सो दैट द परफॉर्मेंस देयर इज अ मैच बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड इन द फ्यूचर। एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है। ओके, ये वाले को आप छोड़ सकते हो, दूसरी डेफिनेशन को। एपी और पीपी की कहानी याद रखना है, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोनों के पास एक ही टैलेंट ये था कि 2 आंखें थी, मतलब इनके पास 4 आंखें थी। आगे भी देख सकते थे और पीछे भी देख सकते थे। जो पीपी था वो बातें बहुत बनाता था, सोशल मीडिया देखता था, राम राम जी बोलता था। वहीं पे जो एपी है वो बातें नहीं बनाता है, वो इवेल्युएट करके देखता है कि चीज़ें सही है नहीं है, और बेसिकली राम जी करके बात करता था। ओके, फीचर क्या थे मैंने आपको बताया। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग किस में हेल्प करता है, गोल को अचीव करने में। तो कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर एक को करना है, यानी कि परवेजिव है। परवेजिव मतलब क्या होता है, हर मैनेजर को हर लेवल पे करना है, और बिजनेस वाले को भी करना है, नॉन बिजनेस वाले को भी करना है। और गोल ओरिएंटेड में बेसिकली हम क्या देखते हैं, एज पर प्लान परफॉर्म हो रहा हो। कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होता है, लास्ट फंक्शन की तरह मिसअंडरस्टूड इसको नहीं करना है। हमें क्या देखना होता है कि बेसिकली जो हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ना, ये आपको फ्यूचर में बेटर प्लान्स बनाने में हेल्प करता है, और इसी की वजह से आपका सर्कल बैक होके प्लानिंग पे चला जाता है। और लास्ट हमने देखा था कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी। बैकवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि हम पास्ट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि ये जो करेक्टिव मेजर्स लेते हैं ये इसीलिए लेते हैं सो दैट देयर इज अ मैच बिटवीन द परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड इन द फ्यूचर। ओके, मेरे साथ साथ बोल लिया करो, आपको इससे अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, फिर आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कैसे याद कराया था, एक बोलता है राम जी, एक बोलता है रोम जी, तो RMGAO सेपरेटली याद कर लेना। और क्योंकि दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो आपका R स्टैंड फॉर क्या करता है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ए से क्या आ रहा था, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। O से क्या आ रहा था, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। फिर आपका M से क्या आ रहा था, इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। और G से क्या आ रहा था, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और आपस में दोनों आप एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, दैट मीन्स फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। ऐसे करके याद रखना है। उसके बाद इसके लिमिटेशंस क्या थे, क्रेट से याद रखने थे। C फॉर कॉस्टली अफेयर्स, कॉस्टली अफेयर होता है आपका ये। R क्या होता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज रेजिस्ट कर सकते हैं। E फॉर आपका ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे ना, उस पर थोड़ा सा कम कंट्रोल हो। और D यानी कि डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। बेसिकली कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे आप अपने क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हो। ओके, फिर आपका आ रहा था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशनशिप। मैंने आपको समझाया ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, ऑन द स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय प्लानिंग। और प्लानिंग एकदम मीनिंगलेस हो जाएगी अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा। और प्लानिंग और कंट्रोलिंग में मैंने बताया था, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव। और दोनों फॉरवर्ड लुकिंग है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। ओके, ये 4 पॉइंट्स अच्छे से याद रख लेना। 4 मार्क का इसमें एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। ओके, फिर आता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। मैंने आपको आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, SPC डेफ। S फॉर सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर आप बेंचमार्क बोल दोगे, सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। फिर P में क्या होता है, मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ओके, C से क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। D से क्या होता है, एनालाइजिंग डेविएशंस। ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशंस। फिर क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन या फिर टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और F से क्या हो जाता है, फीडबैक रिपोर्ट। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बेसिकली जब हम सेट करते हैं तो हम क्या सेट कर रहे होते हैं, बेंचमार्क। क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एंड कंपेयर्ड। और बेसिकली ये प्रिसाइज होने चाहिए और फ्लेक्सिबल होने चाहिए।
एक्चुअल परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में। सर्टेन टेक्निक्स क्या थी, पैप्स, PAPS, क्या, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अकाउंटिंग रेशियोज, फिर आता है परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय सुपीरियर, और ऐसे आपका क्या आ जाएगा, सैम्पल चेकिंग। इस तरीके से याद रख लेना। जो भी आपका परफॉर्मेंस का मेजरमेंट होना चाहिए वो इट शुड बी इन द सेम यूनिट्स इन विच द टारगेट्स वर सेट। और बेसिकली आपको ज़रूरी नहीं कंट्रोलिंग प्रोसेस, मतलब कंट्रोलिंग पूरा काम खत्म होने के बाद ही करनी है, कंट्रोलिंग काम होने के साथ साथ भी कर सकते हो। और बेसिकली जब आप अपना परफॉर्मेंस को कंपेयर करने जाओगे स्टैंडर्ड्स के साथ, क्यों करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं, टू आइडेंटिफाई द डेविएशंस। अब देखो मैंने आपको 4M से याद कराया था। बेसिकली अगर मैच है, मतलब मैच हो रहा है परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड, देन इग्नोर कर दो, कंट्रोलिंग वहीं खत्म हो गया। मिसमैच है तो डेविएशन फाइंड आउट करो। अब डेविएशन ज़्यादा है, डेविएशन इफ द डेविएशन इज मोर देन टाइमली एक्शंस लो, और अगर डेविएशन माइनर है तो उसको इग्नोर कर दो। ओके उसके बाद आ रहा है आपका एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन एनालाइज हम ये पढ़ते थे कि कुछ जो की एरियाज होते हैं ना, उनके डेविएशंस, उनमें अगर कुछ डेविएशन है तो अर्जेंट बेसिस पे अटेंड करना है उनको, और माइनर डेविएशन को इग्नोर कर सकते हो। कौन सी टेक्निक हेल्प करती थी, CPC और MBE। CPC क्या बोलता है कि आपको की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना है, क्योंकि ये क्रिटिकल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इन पे कुछ भी इम्पैक्ट पड़ा ना, बेसिकली इनमें कुछ भी डेविएशन आया तो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल था, लेबर कॉस्ट में 5% राइज आ रहा है और वहीं पोस्टल चार्जेस में 15% राइज आ रहा है, तो पहले आपको लेबर कॉस्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि वो एंटायर आपके प्रॉफिट को इफेक्ट करता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। और वहीं अगर मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन की बात करें तो मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन वाला पॉइंट बोलता है दैट इट मीन्स दैट अ पर्सन हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड्स अप कंट्रोलिंग नथिंग। A person who tries to control everything ends up controlling nothing। और बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही डेविएशन पे ध्यान देना है, उन सिग्निफिकेंट डेविएशन पे जो कि लिमिट्स को एक्सीड कर रहे हैं। ओके और जैसे कि इसमें था कि अगर 1000 यूनिट्स बनाई है, आपने सेट किया है टारगेट, और आप 995 बना रहे हो तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने 800 बनाई है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसका एंड एडवांटेजेस क्या रहते हैं, इसके एडवांटेजेस को हमने याद किया था टिक्का करके, TICA। T से क्या हो रहा था, टाइम और एफर्ट सेव हो रहे थे। I से क्या हो रहा था, आपका जो अटेंशन है वो बेसिकली किस पे फोकस करवाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। C में क्या होता था, आपके जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है आप उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। और A से क्या था, इट फैसिलिटेट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसकी वजह से बेसिकली आपका मोरल वगैरह भी इंक्रीज होता है। उसके बाद डेविएशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फिर हमने बताया था कि टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का मतलब होता है कि बेसिकली जब आपको ये देखना है एक फाइनल स्टेप है, और अगर आपकी जो डेविएशंस है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, 1 मिनट प्लीज। तो बेसिकली जो आपके डेविएशंस जैसे मान लो कि आपका डेविएशन जो आया है वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आया है, कि हाँ अगर 5 यूनिट्स का डेविएशन आ रहा है कि आप 5 यूनिट्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आपको वहाँ कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेनी है। लेकिन मान लो आपकी जो डेविएशन है वो 200 यूनिट्स आया, तो वहाँ पे जाके आपको बेसिकली वो आपकी एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड जा रहा है वो डेविएशन, तो वहाँ पे आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। कैसे ले सकते हो, एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो अगर उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, रिसोर्सेज का एलोकेशन सही से आप करो, रीएलोकेट करो, और स्टैंडर्ड्स आपको रिवाइज करने पड़ सकते हैं अगर नेसेसरी लगता है। मान लो पहले आपका जो टारगेट था वो 2000 का था और आपको लग पा रहा है सिर्फ 1000 ही बन पा रहे हैं, तो आपको अपने स्टैंडर्ड को कम करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स का डाउनवर्ड रिवीजन करना पड़ेगा। और वहीं आपने सोचा था 2000 ही बनाने, लेकिन आपके एम्प्लॉयज़ इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि आप 3000 यूनिट्स बना पा रहे हो, देन इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू इज अपवर्ड रिवीजन ऑफ योर स्टैंडर्ड्स, कि आपको अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैनेजरियल कंट्रोल की ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स है, इनका आपको बस रीडिंग लेना है। फीडबैक में सिंपल इतना याद रखना है कि एक फीडबैक रिपोर्ट बनाते हैं हम, जो कि हमारा अगले साल के स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए, अगले साल के स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करने के लिए एक बेस की तरीके से काम करती है। और इसमें 2 चीज़ें होती हैं, L फॉर लिस्ट ऑफ रीजंस एंड C फॉर करेक्टिव मेजर्स। अब बस आपको इसमें इतना याद रखना है, इस तरीके से आपके पूरा का पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और बस घर पे जाके मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप घर पे इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, कहीं आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो आप बस आपके पास ये नंबर दिया हुआ है 9045113475, आप अपना क्वेश्चन इस पर सेंड कर सकते हो। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने डाउट शेयर कर दो एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन ऑल द केसेस ऑफ डाउट्स।
और अगर आप मैनपुरी से बिलोंग करते हो और अगर आप टेस्ट सीरीज़ या क्लासेस देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हमारे सेंटर पे भी विजिट कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं उनका आंसर कर दिया जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फीडबैक आप कमेंट्स में डाल सकते हो कि हाँ आपको कैसा लगा, नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव किया जा सकता है। वैसे इस चैप्टर को 1 आवर से ज़्यादा दे दिया है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से कवर कराया है कि आपको पूरा याद हो जाए। ओके, सो कोई भी तरीके की फीडबैक हो यू कैन रीच आउट टू अस आइदर इन द कमेंट सेक्शन और ऑन व्हाट्सएप। और आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, लाइक @CA_सर्वज्ञ। मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा, आप कोई भी डाउट्स हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। रियली ग्रेटफुल टू यू दैट आपने इतना एंड तक देखा, एंड थैंक्स अलॉट। बेसिकली इट मीन्स अलॉट दैट यू आर वॉचिंग टिल द एंड। All the best for your future and all the best for your board exams. Thank you so much.